हम लोग अभी अमेंडमेंट्स देखने वाले हैं। कौन से अमेंडमेंट्स हम लोग देखने वाले हैं? चैप्टर एफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, चैप्टर आई पेमेंट ऑफ टैक्स और चैप्टर जे रिटर्न्स। ये 3 चैप्टर में जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हुए हैं। तो हम लोग ने आपको जो बुक दी गई थी वो मई 2021 तक के अपडेटेड थी। हाँ, कुछ कुछ आगे के अमेंडमेंट्स उसमें कवर थे लेकिन पूरी तरह नहीं। तो मई से नवंबर के बीच के जो अमेंडमेंट्स है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। सो आई विल शेयर माई स्क्रीन विथ यू। पहले हम लोग जो कम कम अमेंडमेंट्स हैं, एक आईटीसी चैप्टर में 1-2 अमेंडमेंट्स ही हैं और पेमेंट वाले चैप्टर में भी एक ही है, तो वो पहले देख लेते हैं, फिर रिटर्न्स वाले चैप्टर के अमेंडमेंट्स पे हम लोग आते हैं। ओके, सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विथ यू नाउ। Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So अमेंडमेंट्स पे आ जाइए। इनपुट टैक्स क्रेडिट के अमेंडमेंट्स जो है उसमें जो चेंज है वो आप लोग ने ऑलरेडी आपकी बुक में पढ़ा हुआ है। पेज नंबर 4 पे आप लोग देख सकते हो। यहां पर देखो ऐसा था, अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस, और पहले क्या वर्डिंग्स थी? इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट pertains or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। मतलब पहले वर्डिंग्स ऐसी थी कि आप डेबिट नोट का जो क्रेडिट है, डेबिट नोट के रिस्पेक्ट में जो आप आईटीसी लेते हो, इसका मतलब आप एक रेसिपिएंट हो। ओके, आपका सप्लायर जो है वो आपको क्या क्या इशू कर सकता है? आपका सप्लायर यदि आपको टैक्स इनवॉइस इशू करता है तो आप उसके बेसिस पे भी क्रेडिट ले सकते हो, लेकिन कभी कभी वो आपको डेबिट नोट इशू कर सकता है। आई होप आपको डेबिट नोट के सर्कमस्टेंसेस ध्यान में है, जब उसने कम अमाउंट चार्ज किया और आपसे और चार्ज करके रिकवर करना है, तो कोई भी टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट में वो डेबिट नोट इशू कर सकता है। तो डेबिट नोट यदि उसने इशू किया तो उसमें वो आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेगा। ओके, ही विल चार्ज एक्स्ट्रा लायबिलिटी फ्रॉम यू। सो इन दैट केस उसकी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी और आप अब एक्स्ट्रा आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ऐसा हम लोग ने डेबिट नोट के कंसेप्ट में पढ़ा था। अब टैक्स इनवॉइस का क्रेडिट लेने का लास्ट टाइम लिमिट क्या दिया हुआ है? अर्लियर ऑफ द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर following that end of financial year or filing of annual return, okay, whichever is earlier, okay, furnishing of annual return whichever is earlier। ये टैक्स इनवॉइस के क्रेडिट का आपको टाइम लिमिट था। बट पहले डेबिट नोट का क्रेडिट लेने का टाइम लिमिट क्या था? तो पहले डेबिट नोट का क्रेडिट लेने का टाइम लिमिट था, इट यूज टू बी अर्लियर ऑफ due date of furnishing of the return for the month of September following the end of the financial year to which such invoice relating to such debit note pertains। डेबिट नोट के रिस्पेक्ट में इसका मतलब कि यदि आपका इनवॉइस इशू हुआ है मान लो जनवरी में 1 Jan 2021 को, तो आप इस इनवॉइस का आईटीसी, अज्यूमिंग कि आप एनुअल रिटर्न जो है वो सितंबर के रिटर्न फाइलिंग की डेट के बाद ही फाइल कर रहे हो, तो मुझे बताइए आप इसका क्रेडिट मैक्सिमम कौन से डेट तक ले सकते थे? सितंबर के रिटर्न के ड्यू डेट तक के, विच इज नॉर्मली 20th ऑफ अक्टूबर, है ना? हम लोग देखेंगे कुछ कुछ केसेस में आपको 22nd 24th अक्टूबर का भी टाइम मिलता है। तो नॉर्मली 20th ऑफ अक्टूबर, विच ईयर? 2021 या 22? दिस इज विच फाइनेंशियल ईयर? ये 21 है। 2021 है। तो आप इसके बाद वाले सितंबर तक के, इसके बाद सितंबर आता है 21-22 का, सो दैट विल कम इन 2021, तो इसके रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक क्रेडिट ले सकते हो। बट अब पहले क्या होता था, यदि इस इनवॉइस के बेसिस पे डेबिट नोट इशू हुई है, से फॉर एग्जांपल ऑन 5th of May 2021, तो पहले आप इस डेबिट नोट का भी क्रेडिट मैक्सिमम कब तक ले सकते थे? ओनली टिल 20th October 2021। नाउ सी द लॉजिक हियर, क्योंकि पहले क्या लिखा हुआ था कि इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट पर्टेन्स, इससे संबंधित इनवॉइस कब इशू हो गया था? फाइनेंशियल ईयर 2021 में इशू हो गया था इससे संबंधित। तो 2021 के बाद वाला आप सितंबर देखो और उसके ड्यू डेट के हिसाब से लास्ट डेट आ जाएगी। बट अब अमेंडमेंट का इफेक्ट क्या हुआ है? ऐसे केस में नाउ यू कैन टेक द क्रेडिट
in the due date for the month of due date of the return for the month of September following end of the financial year to which such invoice or debit note pertains. तो अब अगर डेबिट नोट की बात हो रही है तो डेबिट नोट कौन से ईयर का है बताइए? डेबिट नोट इज इन द ईयर 2021-22. यस सर। तो अब 21-22 के अगला साल का सितंबर, 21-22 के अगले फाइनेंशियल ईयर का सितंबर हो जाता है सितंबर 2022. तो उसके रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक के आप क्रेडिट ले सकते हो, मतलब टिल 20th अक्टूबर 2022. सो दिस इज द अमेंडमेंट. आई क्या बात समझ में? ये एक छोटा सा अमेंडमेंट है यहाँ पर. Yes. 5 मई 2021. पहले आप सिर्फ 21 तक ले सकते थे, अब आप उसको अगले साल के सितंबर के ड्यू डेट तक के ले सकते हो. और ऑब्वियसली डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न whichever is earlier. Annual return also now will be considered for the year 21-22. ओके अब मतलब डेबिट नोट के टाइम लिमिट इनवॉइस के टाइम लिमिट के साथ में लिंक्ड नहीं रहेगी. तो अब उन्होंने नीचे इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट लिख दिया. डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डेबिट नोट एंड डेट ऑफ इशुएंस ऑफ अंडरलाइंग इनवॉइस is being delinked for the purpose of availing ITC. Therefore, under the amended position, ITC can be availed on a debit note raised after 30th September following end of the financial year to which the invoice linked to such debit note pertains. क्योंकि पहले क्या होता था, यदि ये डेबिट नोट मान लो 5 नवंबर को इशू हुआ, 1 जनवरी का इनवॉइस था और 5 नवंबर को यदि डेबिट नोट इशू हुआ, तो पहले क्या होता था, इसका आप क्रेडिट ले ही नहीं सकते थे. क्यों? क्योंकि वो 20 अक्टूबर की डेट तो निकल चुकी है, राइट? बट अब अगर 5 नवंबर को इशू हुआ तो भी आप 20th अक्टूबर 2022 तक ले सकते हो. नाउ दैट डेबिट नोट विल बी एलिजिबल फॉर आईटीसी. तो ये जो अमेंडमेंट हुआ मुझे बताइए, ये रजिस्टर्ड पर्संस या जो टैक्स पेयर्स है जीएसटी में, उन लोगों के लिए फेवरेबल अमेंडमेंट हुआ या अनफेवरेबल अमेंडमेंट हुआ? Favorable हुआ. फेवरेबल है ना, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर टाइम लिमिट बढ़ा दी गई डेबिट नोट का क्रेडिट लेने के लिए. उसी चीज को समझाने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है. दिस इज अ मॉडिफाइड एग्जाम्पल एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट. ओके, ये एग्जाम्पल पहले की बुक्स में अगर आप देखोगे तो उसमें डेबिट नोट का हम लोग इनवॉइस का डेट देखते थे और उसके हिसाब से हम लोग मैक्सिमम डेट ऑफ टेकिंग रिटर्न देखते थे. सो दिस इज वन अमेंडमेंट इन आईटीसी चैप्टर. एंड दूसरा अमेंडमेंट जो मैंने आपको पढ़ते वक्त भी बताया था कि आप लोगों को ध्यान होगा कि जो सप्लायर्स ने जितना डिटेल्स फर्निश किया है, अब अपलोडेड वर्ड को उन्होंने चेंज कर दिया है फर्निश्ड, और आगे क्या उसका इंपैक्ट है वो भी मैं आपको समझाता हूं. सप्लायर ने अपना जितना डिटेल्स फर्निश किया है उतना आपको आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होगा. आप उससे भी ज्यादा 10% और आईटीसी ले सकते हो अगर आपको लगता है कि आपके पास में एलिजिबल क्रेडिट है in respect of such invoices, in respect of such inward supplies where the supplier has not furnished the details. तो उन्होंने बोला कि ITC to be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which have not been furnished by the suppliers. Okay, जो ineligible वाला है, ineligible बोलने का मतलब कि जिसका डिटेल फर्निश नहीं किया है, जो जीएसटीआर 2A में नहीं दिख रहा है. तो पहले क्या था, 20% से ज्यादा नहीं जाएगा. फिर आपके बुक में छपते छपते क्या आया, 10% से ज्यादा नहीं जाएगा. लेकिन 1 जनवरी 2021 से क्या इफेक्टिव हो गया, 5% से ज्यादा नहीं रहेगा. तो आपके बुक में जो सर्कुलर दिया है इस पॉइंट के आगे, उसमें 110% के हिसाब से एग्जाम्पल बना हुआ है. इफ यू रिमेंबर, अगर आपने मान लो टोटल 10 लाख के इनवर्ट सप्लाईज लिया है, ओके, उसमें से आपने ड्यूरिंग अ मंथ 10 लाख के इनवर्ट सप्लाई लिया है, उसमें से 6 लाख का डिटेल आपके जीएसटीआर 2A में दिख रहा है, मतलब आपके सप्लायर ने ये सब डिटेल फर्निश किया है. 4 लाख का डिटेल आपके जीएसटीआर 2A में नहीं दिख रहा है, तो आप 6 लाख का तो पूरा क्रेडिट ले सकते हो, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस इट शुड बी एलिजिबल. और आप ये रिमेनिंग 4 लाख में से पहले 60,000 तक का ले सकते थे, 6 लाख का 10%, बट अब आप 6 लाख का 5%, इसका मतलब 30,000 रुपीज तक का क्रेडिट ले सकते हो. So now the total credit that you can take beyond the portion of which the invoices have been uploaded is 5% of that much portion. तो 6 लाख का 5% इतना आप और क्रेडिट ले सकते हो उस एग्जाम्पल में, 6,30,000. तो ये अमेंडमेंट फेवरेबल हुआ या अनफेवरेबल हुआ रजिस्टर्ड पर्संस के लिए, रेसिपिएंट्स के लिए? अनफेवरेबल, क्योंकि यहां पर उनका क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट हो गया. इवन तो दे में बी हैविंग वैलिड डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइस होगा उनके पास में, लेकिन वो लोग अब 5% से ज्यादा क्रेडिट ले नहीं सकते हैं.
समझ में आ रही है आपको बात? सो 5% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट। अब यहां पर इन्होंने और एक वर्ड ऐड किया, फर्निश्ड कर दिया, पहले तो अपलोडेड को फर्निश्ड कर दिया और उन्होंने लिखा फर्निश्ड बाय द सप्लायर्स अंडर सेक्शन 37(1) इन फॉर्म GSTR1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी अभी हम थोड़ी देर बाद ही रिटर्न्स चैप्टर में देखेंगे, क्योंकि अब क्वार्टरली रिटर्न मंथली स्कीम का ऑप्शन, मंथली पेमेंट का स्कीम आ गया है, ओके, ऑप्शनल स्कीम। तो उसमें जो लोग ऑप्ट करते हैं उन लोगों को एक और उसमें बेनिफिट फैसिलिटी मिलती है, अगर आपको यूज करना है तो, ऑप्शनल फैसिलिटी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। सो आप मंथली बेसिस पे इनवॉइस का डिटेल अपलोड कर सकते हो, ओके, या तो क्वार्टरली करो GSTR1 में, या तो मंथली बेसिस पे IFF के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी जरिए से किया तो रेसिपिएंट को वो क्रेडिट उनके GSTR2A में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो क्रेडिट तो एलिजिबल हो गया, और फिर उसका भी एक्स्ट्रा 5% अब ले सकते हैं। पहले 10% अलाउड था, उसके ऊपर अब 5% अलाउड है। ओके, सो अब आपको एग्जाम में, नवंबर के एग्जाम में आप लोगों को 5% वाला कंसेप्ट लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके ITC चैप्टर के अमेंडमेंट्स। उसके बाद में पेमेंट चैप्टर के अमेंडमेंट्स हम लोग देख लेते हैं। बाकी के अमेंडमेंट्स तो अपने देख लिया, रजिस्ट्रेशन वगैरह के सबके। पेमेंट चैप्टर के जो अमेंडमेंट्स है उसमें ये एक ही नया रूल आया है, जिसके बारे में भी हम लोग ने थोड़ी सी चर्चा किया था। पेज नंबर 23 अमेंडमेंट नोट्स में आप देख सकते हो, रूल 86B हैज बीन इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan। ये रूल क्या कहता है? Notwithstanding anything contained in these rules, the registered person shall not use the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards output tax in excess of 99% of such tax liability। बोलने का मतलब उन्होंने बोला है कि if value of supply, देखो लाइबिलिटी नहीं बोला, ध्यान से देखो, if value of taxable supply other than exempt supply and zero rated supply, कौन से सप्लाई की बात हो रही है? इफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन अ मंथ एक्सीड्स ₹50 लाख, देन अगर टैक्सेबल सप्लाई का वैल्यू 50 लाख के ऊपर जाता है कोई महीने में, तो फिर मैक्सिमम ITC विच कैन बी यूज्ड इज इक्वल टू 99% ऑफ लाइबिलिटी। जो उस पर्सन की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है उसका 99% तक के ही वो ITC यूज करके पे कर सकता है। मैक्सिमम ITC which can be utilized is equal to 99% of such liability। तो फॉर एग्जांपल कोई पर्सन का एक महीने में से 60 लाख रुपीस का आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है, 60 लाख रुपीस का, तो 60 लाख रुपीस पे उसकी जो भी लाइबिलिटी आ रही है, मान लो 60 लाख पे 18% आ रही है, 10,80,000, तो वो 10,80,000 का मैक्सिमम 99%, मतलब 10,69,200 रुपीस तक के ही ITC यूज करके पे कर सकता है। रिमेनिंग पोर्शन जो है बहुत छोटा सा पोर्शन है, ओनली 1%, है ना, मतलब कितना हो गया 10,800, उतना पोर्शन उसको एटलीस्ट उतना मिनिमम 10,800 रुपए कैश में पे करना पड़ेगा। लेकिन ये जो रूल है, ये जो रिस्ट्रिक्शन है, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल दिस केसेस, ABCDE, ये सब केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। तो हो सकता है इसमें आपको कोई MCQ टाइप से क्वेश्चन आ जाए, सिंपल सा। तो सेड पर्सन प्रोप्राइटर और कर्ता और मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी ऑफ इट्स टू पार्टनर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, okay, partners in the case of partnership firm, whole time directors in the case of a company, members of managing committee of associations or board of trustees as the case may be, have paid more than ₹1 lakh as income tax under the Income Tax Act in each of the last 2 financial years, for which the time limit to file return of income under section 139(1) of the said act of the Income Tax Act has expired। मतलब कि आप जब ये पेमेंट करने के लिए लायबल हो, उसके पहले जो 2 ड्यू डेट्स निकल चुकी हैं, सेक्शन 139(1) की ड्यू डेट्स, ओके, आपको इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स ध्यान होगी। एज पर द लॉ इट इज 31 जुलाई और 31 अक्टूबर, ऑडिट एप्लीकेबल है तो 31 अक्टूबर। तो पिछले 2 इनकम टैक्स रिटर्न जिसकी ड्यू डेट निकल चुकी है, उसका ये पर्सन ने उस वो वाले रिटर्न्स में पर्सन ने पिछले दोनों रिटर्न्स में कम से कम 1 लाख रुपए, मोर देन 1 लाख इनफैक्ट,
मोर देन 1 लाख रुपीज इनकम टैक्स के रूप में भरा है। किसने? वो पर्सन ने खुद, या तो फिर कर्ता ने, एचयूएफ है तो कर्ता ने, ओके, कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर है, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर, फुल टाइम डायरेक्टर, एसोसिएशन है तो उसके मेंबर्स, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स, उनमें से कोई भी पर्सन रहे तो उन्होंने पिछले 2 सालों के जो इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू हो गए हैं वो रिटर्न फाइल किया है एंड उसमें 1 लाख से ज्यादा का टैक्स भरा है, इनकम टैक्स। तो ऐसे लोगों को 99% का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग इनकम टैक्स में वेल कंप्लायंट है, 1 लाख से ज्यादा का टैक्स भर रहे हैं, तो वो लोग वैसे भी कंट्रोल में ही है, क्योंकि उन लोगों का बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। सो उन लोगों के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है, वो लोग 100% लाइबिलिटी आईटीसी यूज करके पे कर सकते हैं। बाकी के आईटीसी का क्या होगा? यदि आप 99% लाइबिलिटी ही आईटीसी यूज करके पे करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी का आईटीसी आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगर आपके पास उसके अलावा भी आईटीसी है तो। ओके, रिमेनिंग आईटीसी विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टैक्स पीरियड। लाइबिलिटी का सिर्फ, बाकी के लाइबिलिटी का पेमेंट जो है वो कैश में किया जाएगा। देन द रजिस्टर्ड, ये ऐसे केस में भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इफ द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड अ रिफंड अमाउंट ऑफ मोर देन ₹1 lakh in the preceding financial year on account of unutilized ITC under clause 1 of the first proviso of section 54(3). अब सेक्शन 54(3) रिफंड का प्रोविजो है, रिफंड का प्रोविजन है, ओके, सेक्शन है सेक्शन 54। तो उसके अंदर में सेक्शन 54(3)(1) का जो प्रोविजो है, ओके, अब वो पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है। अगर उसको 1 लाख से ज्यादा का रिफंड मिला है अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का, ओके, सेक्शन 54 में अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड जो है वो मिलता है। एक सिचुएशन रहती है जहां पर इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है, मतलब इनपुट पे जो टैक्स रेट है मान लो वो 18% है और आउटपुट पे टैक्स रेट मान लो 5% है। तो कभी कभार ऐसा होता है where rate of tax on input is more than rate of tax on output, तो आप फिर रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास हमेशा एक्स्ट्रा क्रेडिट ही जमा होते जाता है। और वैसे ही सेक्शन 54(3) क्लॉज 2 में और एक प्रोविजो है, उसमें भी अनयूटिलाइज क्रेडिट का रिफंड मिलता है। तो ये 2 प्रोविजो हैं जहां पर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड मिलता है। तो ये प्रोविजो तो हम लोगों को पढ़ना नहीं है, सेक्शन 54(3)(1) का फर्स्ट प्रोविजो एंड सेक्शन 54(3)(2) का फर्स्ट प्रोविजो। लेकिन ऐसा लिखा है कि अगर वो प्रोविजो के हिसाब से आपको पिछले साल में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा का रिफंड मिला है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो फिर आपको ये 99% वाला रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं रहेगा। देन the registered person has discharged his liability towards output tax through the electronic cash ledger for an amount which is in excess of 1% of the total output tax liability applied cumulatively up to the said month in the current financial year। मतलब कि इस साल करंट फाइनेंशियल ईयर, मान लो हम लोग मई मंथ की बात कर रहे हैं, तो करंट फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल से स्टार्ट हो गया था, राइट? तो इस साल अभी तक के जो उसकी टोटल लाइबिलिटी है क्यूमुलेटिव, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लो अप्रैल महीने की लाइबिलिटी है ओवरऑल से ₹10 लाख, और उसमें से पिछले महीने ही ये पर्सन ने मान लो कैश यूज करके पे कर दिया है से ₹15,000, 15,000 पे कर दिया है। मई महीने की लाइबिलिटी है से ₹8 लाख, और अब ये पर्सन से पूछा, ये पर्सन का केस हमको देखना है कि ये पर्सन को कितना मिनिमम कैश से पेमेंट करना पड़ेगा। तो लिखा है कि अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी लाइबिलिटी आउटपुट टैक्स कैश लेजर से पे किया है एंड विच इज इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ द टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अप टू द सेड मंथ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो अब देखो, टोटल लाइबिलिटी 18 लाख है, 18 लाख के 1% से ज्यादा अभी तक के पे हुआ है क्या? 18 लाख के 1% से ज्यादा पे हुआ है क्या अभी तक के? नो, नहीं। लेकिन 18 लाख का 1% होता है 18,000। अभी अगर वो पर्सन 4,000 भी कैश में पे करने को रेडी है तो भी चलेगा। क्यों? he can use ITC of 7,96,000 here, he can use ITC this much, मतलब कि 8 लाख के 99% से ज्यादा हो गया। आप देख लो, 8 लाख का 99% 7,92,000 होता है, उससे भी ज्यादा वो आईटीसी यहां पर यूज कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि क्यूमुलेटिवली, ध्यान दीजिए, इस साल में क्यूमुलेटिवली अभी तक के जो टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है 18 लाख, उसके 1% से ज्यादा ही
उस पर्सन ने अभी तक के कैश में पे कर दिया है, देख लो उसके 1% से ज्यादा होता है 19,000, तो वो चलेगा। इसका मतलब कि आपको मंथ टू मंथ मिनिमम 1% करना है, लेकिन अगर आपने कोई पहले के मंथ में 1% से ज्यादा कैश में पे किया है तो आगे के मंथ में थोड़ा बहुत आपको उसका फायदा हो जाएगा। देखो अगर ये पहले का कुछ डेटा नहीं रहता था तो आप बोलते थे नहीं कम से कम 8,000 उसको कैश में देना पड़ेगा यहाँ पे, और 7,92,000 ही आईटीसी का यूटिलाइज कर सकता है। बट नो, क्योंकि पहले उसने 1% से ज्यादा कैश में दिया था, पहले उसने 10,000 देना चाहिए था कैश में मिनिमम, बट उसने 15,000 दिया, तो अभी उसको थोड़ा बेनिफिट मिल गया। अब वो यहाँ पर थोड़ा कम पोर्शन कैश में पे करेगा, तो भी क्यूमुलेटिव लेवल पर अगर देखा जाएगा तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट ये पर्सन ने अभी एग्रीगेट कैश में ज्यादा पेमेंट किया है 1% से ज्यादा, एंड एज लॉन्ग एज वो 1% से ज्यादा बन रहा है एग्रीगेट, तब तक के आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी यूटिलाइजेबल रहेगा। आया समझ में? मान लो यहां पर यही वाला पेमेंट, ये 10 लाख में से मान लो 20,000 का पेमेंट कैश में किया रहता था और बाकी का 9,80,000 आईटीसी से, तो अब तो उसको कैश में कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। मई मंथ में ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होता था। क्यों नहीं? क्योंकि क्यूमुलेटिवली देखो टोटल लाइबिलिटी का 1% से ज्यादा कैश में पे हो चुका है इस साल, तो there will be no restriction of 99%. He can fully pay the liability using ITC itself. ओके तो ऐसे आपको इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। अब ये सब चीजें कई लिखी हुई मतलब मैंने भी कोई सेमिनार वेबिनार अटेंड करके तो नहीं सीखा है, लेकिन ये लाइन को 2 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाता है। Okay, the registered person has discharged his liability towards output tax through the electronic cash ledger for an amount which is in excess of 1% of the total output tax liability. Total output tax liability applied cumulatively up to the set month in the current financial year. अगर उसने अपनी टैक्स लाइबिलिटी कैश लेजर से 1% से ज्यादा का अभी तक के डिस्चार्ज किया है तो फिर उस पर 199% वाला रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अब मैंने आपको सिंप्लिसिटी के लिए 2 महीने का एग्जांपल लिया, अप्रैल मई का, ऐसे तो हो सकता है सितंबर मंथ की बात चल रही है, तो आपको अप्रैल से सितंबर का टोटल देखना है। अप्रैल से सितंबर का टोटल कितना लाइबिलिटी है, उसका 1% क्या अभी तक के कैश में पे हो गया है क्या 1% से ज्यादा? अगर हाँ तो फिर 99% का रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं रहेगा, इवन दो द वैल्यू ऑफ सप्लाई मे बी मोर देन 50 लाख रुपीज पर मंथ। समझ रहे हैं बेटा एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो एक पॉइंट इनकम टैक्स से संबंधित था, 2 पॉइंट जीएसटी में आईटीसी के रिफंड से संबंधित थे। देखो जीएसटी में कैश लेजर से भी रिफंड मिलता है, आईटीसी का भी मिलता है स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में। देन ये एक पॉइंट पेमेंट से संबंधित था जीएसटी में, आपने अभी तक के पेमेंट कैसे किया है इस साल में। और ई पॉइंट टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से आपको एक्सेप्शन दिया है। द रजिस्टर्ड पर्सन इज गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, आई मीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी। इन लोगों को ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 99% जो है वो उनको आईटीसी से देना है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन लोगों को। ठीक है? Provided further that the commissioner or an officer authorized by him in this behalf may remove the said restriction after such verifications and such safeguards as he may deem fit. मतलब कमिश्नर या ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास पावर्स है कि वो ये 99% वाला रिस्ट्रिक्शन किसी पर्सन के हटा भी सकते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन सेफगार्ड्स। ओके, सेफगार्ड्स मतलब कि वो जेन्युइन केसेस है वो इंश्योर करके और टैक्स इवेजन ना हो पाए, मिसयूज ना हो पाए, तो वो लोग ये 99% का रिस्ट्रिक्शन हटा भी सकते हैं, उनके पास में पावर है। Okay, so this is a new restriction which has come into force. ये first time November 21 के एग्जाम में पूछेंगे, तो you should be clear about this. All right, then now we come to the all important amendments in the returns chapter. आप देख रहे हो अमेंडमेंट नोट्स में पेज नंबर 25 से लेकर के पेज नंबर 42, मतलब कि अमेंडमेंट नोट्स में 18 पेजेस के ये अमेंडमेंट्स है रिटर्न्स चैप्टर में। अब आप बोलोगे सर अपना तो मेन चैप्टर भी 18 पेज का नहीं था शायद, तो चिंता मत करो, यहाँ पर एक तो लैंडस्केप है, फॉन्ट साइज काफी बड़ा है इसलिए 18 पेज तक जा रहा है। उसमें भी मैंने कई जगह ओल्ड प्रोविजन क्या था, न्यू प्रोविजन क्या है, वो दोनों चीजें लिखा है। ओके, तो आपको अल्टीमेटली ये पढ़ने को बहुत टाइम नहीं लगने वाला जब आप सेकंड थर्ड टाइम पढ़ोगे तब, लेकिन फर्स्ट टाइम समझने के लिए हम लोग इसको अभी डिटेल में एक एक पॉइंट देखेंगे। ओके, बहुत जगह चेंजेस हुए हैं।
ओके, तो आपको वो चीजें ध्यान से समझना है। अब आप लोगों ने अभी तक रिटर्न चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रिटर्न कॉल्ड एज, रिटर्न बोलना ठीक नहीं है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई नाम का एक आपको डिटेल फर्निश करना पड़ता है जीएसटीआर 1 फॉर्म में। देन देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रिटर्न कॉल्ड एज जीएसटीआर 3B, ये फॉर्म है उसका, है ना। दिस, अब जीएसटीआर 3 तो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो यही आपको फाइल करना पड़ता है मोस्टली, है ना। ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज टू फाइल जीएसटीआर 3B एक्सेप्ट सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पर्संस। तो अब उसके रिस्पेक्ट में जीएसटीआर 3B के रिस्पेक्ट में कुछ चेंजेस आए हैं, वो यहाँ पर आपको दिए हैं अमेंडमेंट में। सबसे पहले यहाँ पर दिया है जीएसटीआर 3B में क्या चेंजेस है, फिर जीएसटीआर 1 में क्या चेंजेस है। ये रूल 59 जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया है, काफी चेंजेस आ गए हैं जीएसटीआर 1 में, तो ये आपको 2 पेज में दिया है। फिर इनवर्ट सप्लाई के डिटेल के लिए जो पहले फॉर्म नंबर जीएसटीआर 2 था, वो तो इतने समय से वैसे भी प्रैक्टिकली इफेक्टिव नहीं था, अभी भी उन्होंने सिर्फ बता दिया कि डिटेल कैसे असर्टेन करेंगे, ये नया आ गया है। देन रिटर्न्स फर्निश करने के रिस्पेक्ट में उन्होंने पूरा डिटेल समझा दिया है रूल नंबर 61 में जीएसटीआर 3B के बारे में मोस्टली। ओके, तो ये 2 पेजेस चलेगा। और फिर ये ऑल इंपॉर्टेंट स्कीम आ गई है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। एक न्यू रूल इंसर्ट हुआ है रूल नंबर 61A। तो मैक्सिमम पेजेस जो अमेंडमेंट नोट्स के ये QRMP स्कीम को लेकर के हैं, आप देख सकते हो पेज नंबर 34, 35, 36। पेज नंबर 36 पे कुछ स्पेशल इश्यूज भी मैंने कवर किया है विच आर मेंशन्ड सेपरेटली इन द सर्क्यूलर डेटेड 10th नवंबर। तो जो इश्यूज पहले कवर नहीं हो रहे वो बाद में भी कवर्ड है। ये पूरे QRMP स्कीम, उसके केसेस, उसके एग्जांपल्स, ये सब डिटेल में दिया है। और लास्ट में पेज नंबर 42 पे एक छोटा सा इनकॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं। जो कंपोजिशन स्कीम वाले पर्संस थे उसके केस में पहले नोटिफिकेशन 2/2019 भी लिखा हुआ था, उन लोगों को भी CMP 08 और GSTR 4 भरना था, अब उन लोगों का नाम हटा दिया है। तो ये पॉइंट पे मैं दोबारा नहीं आऊंगा बाद में, है ना। ये आपकी बुक में भी हम लोग ने पढ़ते पढ़ते भी कट किया था, इफ यू रिमेंबर। 2/2019 नोटिफिकेशन की बजाय अब लोग सेक्शन 10 में ही कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले लेते हैं। अब सेक्शन 10 में ही देर आर दिस 2 स्कीम्स अवेलेबल, एक 10(1) 10(2) वाली स्कीम है और एक 10(2)A वाली स्कीम है, आई होप यू रिमेंबर। इसलिए नोटिफिकेशन 2/2019 के लिए अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं और ये एनुअल रिटर्न है अब ये हट चुका है, इसलिए यहां से उन्होंने उसको हटा दिया। सो मेन हम लोगों को इसमें 3 रिटर्न्स, मतलब GSTR 3B, GSTR 1 जो टेक्निकली रिटर्न नहीं है, और GSTR 2A 2B जो कि इन्वर्ट सप्लाई का डिटेल मिलता है, ये 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। सो लेट अस सी। सबसे पहले आपको दिया हुआ है ये एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, पहले क्या था, पहले ये था ओल्ड प्रोविजन रिलेटेड टू द रिटर्न्स। अब नया प्रोविजन क्या आ गया है वो देखो। आप लोगों के नोट्स में था एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दिस कैटेगरी ऑफ पर्संस। ये देखो एक्सेप्शंस वही है जो पहले थे। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आपकी बुक के जो पेजेस है वो खोल लो, ये देखो GSTR 3B में हाँ, ये देखो यहां पर मैंने लिखा था GSTR 3 से संबंधित एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट दोज कवर्ड इन रूल 62 to 67। अब 62 to 67 में कौन कौन आते हैं, तो 62 में आते हैं ये कंपोजिशन टैक्सेबल पर्संस, 63 में नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्संस। ओके, उसके बाद में आते हैं जो TDS डिडक्ट करने के लिए लायबल है, जो TCS कलेक्ट करने के लिए लायबल है, या जो OIDAR सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इफ यू सी इन योर बुक यू विल सी दिस लिस्ट ऑफ पर्संस ऑन पेज नंबर J.2। ये सब लोगों को छोड़ के देखो, ये सब लोगों को छोड़ के बाकी सब लोगों को GSTR 1 भी लागू होता है एंड बाकी सब लोगों को GSTR 3B भी लागू होता है, एक्सेप्ट ऑल दिस पर्संस ISD, NRTP, कंपोजिशन सप्लायर, टैक्स डिडक्टर एज पर सेक्शन 51, पर्सन रजिस्टर्ड फॉर कलेक्टिंग टैक्स एज पर सेक्शन 52, और OIDAR सर्विस प्रोवाइडर एज पर सेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। तो इन लोगों को छोड़ के बाकी सब पर्संस को GSTR 3B पहले भी फाइल करना पड़ता था, अभी भी फाइल करना पड़ता है। तो आपको लिखा हुआ है इन लोगों को छोड़ दो तो दे शैल फर्निश अ रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली। वो लोग क्या करेंगे, रिटर्न फर्निश करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली ऑफ
इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, क्या क्या रहेगा उनके रिटर्न में? सप्लाईज रहेंगे, आईटीसी रहेगा, टैक्स पेबल रहेगा, टैक्स पेड रहेगा, इंपॉर्टेंट बातें जो है, और ये सबका टोटल्स रहेगा। जीएसटीआर 3B में आपको इनवॉइस लेवल पे डिटेल नहीं देना पड़ता है। ओके, ये जो रिटर्न की बात कर रहे हैं, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट जीएसटीआर 3B। ओके, इसके रूल्स में भी इसके बारे में दिया है। प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट में, अब ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है जो आया है। क्या अमेंडमेंट है ये? तो देखो, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 में पास हो गया था, लेकिन इफेक्टिव हुआ 10 नवंबर 2020 से। क्या लिखा है? गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल notify certain class of registered persons who shall furnish a return for every quarter or part thereof subject to such conditions and restrictions as may be specified therein। इसको प्रोविजो टू सेक्शन 39(1) बोलेंगे। ये देखो, सेक्शन 39 सबसेक्शन 1, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोविजो टू सेक्शन 39(1). प्रोविजो आप लोग ने लॉ में पढ़ा है। प्रोविजो क्या काम करता है? एक्सेप्शन क्रिएट करने का काम करता है। जो आपका मेन प्रोविजन है उसमें मेन प्रोविजन क्या है कि हर पर्सन को रिटर्न फाइल करना होगा मंथ के हिसाब से, फॉर एवरी कैलेंडर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। इफ यू पे अटेंशन, normally this return is to be furnished on monthly basis, but because of this proviso अब गवर्नमेंट के पास पावर आ गया कि काउंसिल रिकमेंड करेगा, तो दे कैन नोटिफाई सर्टेन क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस हु कैन फर्निश द रिटर्न एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। अगर स्पेशली नोटिफाइड है तो वो क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फर्निश कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। तो इसी पावर के अंदर अंतर्गत उन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम जो है वो लेकर आया। पहले हर किसी को मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ता था, लेकिन अब 1 जनवरी से ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, तो अब जिन लोगों का टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है उन लोगों को ऑप्शन दिया गया कि आप क्यूआरएमपी स्कीम में आ सकते हो। ओके, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। So I hope you are marking the important points here in this whole text, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है ये पूरा एक्ट का ही अमेंडेड टेक्स्ट आ गया है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको मार्क करना है। फिर सबसेक्शन 2 में क्या चेंज हुआ? ये कंपोजिशन सप्लायर का सबसेक्शन था। A registered person paying tax under the provisions of section 10 shall, अब पहले क्या था? फॉर ईच क्वार्टर उसको रिटर्न फाइल करना पड़ता था। पहले कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ता था, अब उसको सिर्फ एनुअली ही रिटर्न फाइल करना है। क्वार्टरली उसको तो सिर्फ जीएसटी सीएमपी 08 फाइल करना है, जो कि एक स्टेटमेंट है। तो देख लो चेंज क्या हुआ। पहले था कि भाई हर क्वार्टर के लिए फाइल करेगा, अब क्या हो गया? फाइनेंशियल ईयर। तो यहां पर आप लिख लो कंपोजिशन सप्लायर, कंपोजिशन स्कीम के जो पर्सन है, सबसेक्शन 2। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब उनको क्वार्टरली कुछ फाइल नहीं करना है, बट अब क्वार्टरली जो वो फाइल करते हैं उसको रिटर्न नहीं बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। ओके, सीएमपी 08। सो उनको रिटर्न जो है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही फाइल करना है। फर्निचर रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, टर्नओवर बताएंगे, इनवर्ट सप्लाईज क्या क्या है बताएंगे, टैक्स पेबल एंड टैक्स पेड बताएंगे। सो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से उनको रिटर्न फाइल करना है, और ये जो रिटर्न है ये रिटर्न इज इन द फॉर्म नंबर जीएसटीआर 4, है ना। साल खत्म होने के बाद 30 अप्रैल तक की फाइल करना होता है। पहले ये जीएसटीआर 4 ही पहले ना लोगों के लिए क्वार्टरली रहता था, अब जीएसटीआर 4 जो है ये एनुअली हो चुका है, एंड जीएसटी सीएमपी 08 ये जो स्टेटमेंट है ये रिटर्न नहीं है, ये टैक्स पेमेंट के साथ साथ आपको क्वार्टरली फाइल करना पड़ता है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द अमेंडमेंट्स विच आर बीइंग मेड। अमेंडमेंट का इफेक्ट क्या हो रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। यहां तक कि क्लियर है एवरीबॉडी? सेक्शन 39(1)(2) एक्ट में चेंज हुआ। एक्ट में चेंज करना है तो कैसे करते हैं? एक्ट में चेंज करना है तो एक्ट के थ्रू ही करते हैं, है ना। अगर कोई रूल्स में चेंज करना है तो नया नोटिफिकेशन से रूल्स, अमेंडमेंट रूल्स ला दो, उससे हो जाएगा। लेकिन एक्ट में चेंज करना है तो एक्ट के थ्रू ही होता है। फर्दर आपको लिखा है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, मैं सीधा न्यू प्रोविजन पढ़ रहा हूं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1
other than the persons referred to in the proviso thereto. सबसेक्शन 1 के प्रोविजो वालों को छोड़ दो, उन्होंने बोला। प्रोविजो वाले मतलब कौन से लोग? जो कि क्यूआरएमपी वाले हैं, मतलब सबसेक्शन 1 वालों को ले लो, एक्सेप्ट क्यूआरएमपी, और अंडर सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 5। ओके, अब सेक्शन 39 का सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 5 में क्या है, तो वो हम लोगों को मेन एक्ट में जाकर के ढूंढना पड़ेगा। मे बी रिलेटेड टू एनआरटीपी वगैरह होगा, उसमें कोई अमेंडमेंट भी नहीं है। उनके बारे में लिखा है, shall pay to the government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return. ओके, मैं 2 मिनट आपको सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 5 में किसका रेफरेंस है वो अभी बेयर एक्ट में देख के बता देता हूं। ओके, बेयर एक्ट आई होप आप लोगों के पास में भी डाउनलोडेड पड़े हैं, सीजीएसटी एक्ट। यस, सेक्शन 39 सबसेक्शन 7 देखना है अपने को, ये रहा, नहीं सबसेक्शन 3, हाँ सबसेक्शन 3 टीडीएस वालों के लिए है, और सबसेक्शन 5 जो है वो एनआरटीपी के लिए है। उनके रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर। तो देखो पहले क्या था, पहले था कि हर पर्सन जो जीएसटीआर ये जीएसटीआर 3 भी भरने के लिए लायबल होता है सबसेक्शन 1 में, वो पर्सन को और टैक्स डिडक्टर को और एनआरटीपी को, ये सब लोगों को कब पे करना है? दे हैव टू पे द टैक्स ऑन द नॉट लेटर देन द लास्ट डेट ऑन विच इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न। रिटर्न फाइलिंग का जो ड्यू डेट रहता है वही टैक्स पेमेंट का ड्यू डेट बन जाता है। पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा ही है। रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट इज इक्वल टू टैक्स पेमेंट ड्यू डेट, ओके, फॉर दैट टैक्स पीरियड, उस पीरियड के टैक्स का ड्यू डेट अभी भी है। लेकिन अब उसमें क्या किया, सबसेक्शन 1 क्या किया उन्होंने, ये इंसर्ट कर दिया। ये देखो, दिस इज द अमेंडमेंट एक्चुअली, अदर देन द पर्सन रेफर्ड टू इन द प्रोविजो देयरटू। प्रोविजो देयरटू मतलब किसका प्रोविजो? सबसेक्शन 1 का प्रोविजो। ये सबसेक्शन 1 का प्रोविजो मतलब क्या? ये प्रोविजो की बात कर रहे हैं हम लोग, ये है सबसेक्शन 1 का प्रोविजो। प्रोविजो मतलब कि क्यूआरएमपी वाले पर्संस, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम वाले पर्संस। तो देखो अभी भी क्या हो गया है, आफ्टर द अमेंडमेंट सबसेक्शन 1 में जो बाकी लोग हैं, मतलब जो कि मंथली पे करने के लिए लायबल हैं, प्रोविजो में कवर्ड नहीं है, उनके लिए रिटर्न का जो ड्यू डेट है वो ही रहेगा ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। रिटर्न के ड्यू डेट तक टैक्स भरना है। फॉर एग्जांपल जो मंथली पेमेंट करते हैं, जिन लोगों को क्यूआरएमपी स्कीम अवेलेबल नहीं है या उन्होंने चूज नहीं किया, तो उन लोगों को तो रिटर्न के साथ साथ में पेमेंट करना पड़ता है, रिटर्न तक के, ड्यू डेट तक के मैक्सिमम। बट जो क्यूआरएमपी में कवर्ड है उनके रिस्पेक्ट में ये पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है। प्रोवाइडेड दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन furnishing return under the proviso to subsection 1 shall pay to the government the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit, tax payable and other such particulars during a month in such form and manner and within such time as may be prescribed। मतलब कि जो कि सबसेक्शन 1 के प्रोविजो में कवर्ड है, ये कौन से लोग हैं? ये क्यूआरएमपी वाले लोग हैं। इन लोगों को क्या बोला कि तुम लोगों को पेमेंट रिटर्न के साथ नहीं करना है, क्योंकि जो क्यूआरएमपी में वो लोग तो रिटर्न क्वार्टरली भरेंगे, तो नाम ही है ना क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो इनके रिस्पेक्ट में क्या लिख दिया है एक्ट में कि ये लोग पेमेंट सब कंसीडर करेंगे, क्या कि उनका टैक्स लाइबिलिटी कितना है, सप्लाईज कितने हैं, आईटीसी कितना है, उस हिसाब से वो लोग पेमेंट जो है वो मंथली करने के लिए लायबल रहेंगे। मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन लेट कलेक्ट होगा, लेकिन पैसा तो मंथ टू मंथ कलेक्ट होते रहेगा। रिटर्न मतलब सिर्फ एक जरिया रहता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, बट पेमेंट विल बी डन बाय सच पर्संस ऑन मंथ टू मंथ बेसिस, एज वी विल रीड इन द कमिंग रूल्स ऑल्सो। आगे हम लोग रूल्स पढ़ेंगे इसके लिए। तो क्यूआरएमपी वाले पर्संस को मंथली पेमेंट करना पड़ेगा, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। इसलिए देखो स्कीम का नाम जो है वो अपने आप में सब कुछ बता रहा है। बार बार आप वो नाम का अगर फुल फॉर्म सोचोगे तो वही है। रिटर्न तुम क्वार्टरली कर सकते हो अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया तुम्हें तो, लेकिन पेमेंट तो मंथली करना पड़ेगा। समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं अभी तक के एवरीबॉडी? यस,
Yes. Sure. ये कहां पर कवर्ड है? प्रोविजो टू सेक्शन 39(1) QRMP का रेफरेंस दिया है। आगे दूसरा प्रोविजो, ये अब सेक्शन 39(7) का फर्स्ट प्रोविजो था। ओके, ये जो था दिस फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 39(7) पेमेंट की जो बात हो रही है, और ये जो नीचे है दिस इज सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 39(7). ओके, एक ही सेक्शन के जो वर्डिंग्स है उसके नीचे बहुत सारे प्रोविजो हो सकते हैं। ओके, 15 तक के, 20 तक के, कितने भी हो सकते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशिंग रिटर्न अंडर सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 में कौन था बताइए? सबसेक्शन 2 में कौन था जो रिटर्न फर्निश कर रहा है? सेक्शन 39 का सबसेक्शन 2, कंपोजिशन सप्लायर, कंपोजिशन स्कीम वाला सप्लायर। तो उसके लिए बोल दिया कि भाई वो भी भले ही रिटर्न तो साल में एक बार भरेगा, बट इवन सच पर्सन शैल पे टू द गवर्नमेंट द टैक्स ड्यू टेकिंग इनटू अकाउंट द टर्नओवर, इनवर्ट सप्लाईज, टैक्स पेबल। आईटीसी ने लिखा देखो, क्योंकि उसका आईटीसी रहता ही नहीं। ओके, ड्यूरिंग अ क्वार्टर एंड इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। मतलब ये कंपोजिशन सप्लायर जो है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको, उसके लिए क्या है? एनुअल रिटर्न, मंथली, और एनुअल रिटर्न, क्वार्टरली पेमेंट। इसके लिए क्या है? पेमेंट इज टू बी डन ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, इवन दो द रिटर्न इज एनुअल बट पेमेंट इज टू बी डन ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। तो ये अभी फाइनल पोजीशन ये बन के आ रही है कि क्यूआरएमपी को छोड़ दो तो बाकी जो जनरल पब्लिक है, जीएसटीआर 3 भी जो फाइल करते हैं, या तो फिर टीडीएस का जो डिडक्ट करने वाले लोग, या तो एनआरटीपी, इन लोगों के लिए रिटर्न के साथ साथ पेमेंट करना पड़ता है। इन लोगों को नॉर्मली मंथली करना पड़ता है। क्यूआरएमपी के लिए क्या हो गया? क्वार्टरली रिटर्न फाइल करो, लेकिन पेमेंट आपको मंथ टू मंथ करना पड़ेगा एज द नेम सजेस्ट। और कंपोजिशन सप्लायर के लिए हमने पढ़ा कि जीएसटीआर 4 तो उन लोगों को एनुअली फाइल करना है 30 अप्रैल तक, लेकिन पेमेंट क्वार्टरली करना है। ओके, उसका बाकी डिटेल्स तो प्रिस्क्राइब हो चुका है। कंपोजिशन सप्लायर का पेमेंट जीएसटी सीएमपी 08 के साथ साथ में किया जाता है, वो आपको पता है। ओके, जीएसटी सीएमपी 08 जो है उसके साथ में एक्चुअली पेमेंट भी किया जाता है क्वार्टरली। ओके, तो ये एक्ट में उसको एनेबलिंग प्रोविजन डालना जरूरी था, नहीं तो वो रूल्स और एक्ट में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक्ट प्रिवेल करता है ना, बिकॉज रूल्स आर अ पार्ट ऑफ अ सब्सिडी, क्या कहते हैं हम लोग, रूल्स आर लाइंग इन द सीनियरिटी कॉम्प्लेक्स, रूल जो है वो उससे इंफीरियर होते हैं। ओके, एक्ट इज सुपीरियर। ठीक है, अब ये जो जीएसटीआर 3 भी कब तक के फाइल करना है क्वार्टरली रिटर्न, उसके बारे में थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं। पहले हम लोग सीक्वेंस में चलते हैं। पहले आपको क्या फाइल करना पड़ता है? आपको फाइल करना होता है पहले जीएसटीआर 1, ओके, जिसके रूल्स चेंज हो चुके हैं पूरे। रूल 59 जो है वो पूरी तरह सब्स्टिट्यूट हो चुका है। सेक्शन 37 जो आउटवर्ड सप्लाई के डिटेल्स को फाइल करने की बात करता है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट रूल 59 सब्स्टिट्यूट हो गया है। तो रूल 59 अब सब्स्टिट्यूट होने के बाद क्या बोलता है, देखिए ध्यान से। जीएसटीआर 1, हर पर्सन को, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन रेफर्ड टू इन सेक्शन 14 of IGST Act is required to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37. ओके, ऐसा हर पर्सन जिसको सेक्शन 37 के हिसाब से भरना है जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल, वो कैसे भरेगा? तो वो भरेगा ये डिटेल इन थ्रू फॉर्म जीएसटीआर 1 फॉर द मंथ और द क्वार्टर एज द केस में बी, इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कॉमन पोर्टल आइदर डायरेक्टली और थ्रू अ फैसिलिटेशन सेंटर एज में बी नोटिफाइड। जीएसटीआर 1 में पहले भी क्वार्टर का ऑप्शन था। ओके, जीएसटीआर 1 में पहले भी क्वार्टरली फाइलिंग का ऑप्शन था 1.5 करोड़ के नीचे टर्नओवर वाले पर्संस के लिए। ओके, बट अब क्वार्टरली फाइलिंग का ऑप्शन सभी क्यूआरएमपी वाले लोगों के लिए अवेलेबल हो गया, मतलब 5 करोड़ के नीचे वाले पर्संस के लिए आ गया। तो अब वो लोग तो जीएसटीआर 1 तो अपना क्वार्टरली फाइल करेंगे, मतलब कई लोग जो ऑप्शन लेंगे, तो सपोज हम लोग बात करें अप्रैल, मई, जून, तो वो लोग जून के बाद में फाइल करेंगे एक साथ पूरे क्वार्टर का। लेकिन अगर वो अप्रैल महीने का जो उनके आउटवर्ड सप्लाई है उसका क्रेडिट अपने रेसिपिएंट को जल्दी देना चाहते हैं, या मई महीने का जो आउटवर्ड सप्लाई है उसका क्रेडिट अपने रेसिपिएंट को जल्दी देना चाहते हैं, दे डोंट वांट देयर रेसिपिएंट्स टू वेट टिल जुलाई मंथ,
जब वो रिटर्न फाइल करेंगे, GSTR 1 फाइल करेंगे। तो उसके लिए अब एक न्यू एक फैसिलिटी आई है विच इज एन ऑप्शनल फैसिलिटी विच इज कॉल्ड एज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, IFF, invoice furnishing facility to give details of B2B supplies up to rupees 50 lakh for first and second months of the quarter। मैंने देखो कोशिश किया यहां पर ही काफी कुछ कवर हो जाए, जो चीज डिटेल में बाद में लिखी है, बिटवीन 1st to 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब कि आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में डिटेल अपलोड कर सकते हो। मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर के, सपोज 2021 की बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल जो आपने सप्लाई किया, अगर आपने QRMP स्कीम लिया है तो भी आप इसका डिटेल कब तक के दे सकते हो, अगले महीने के 13 दिन के अंदर। मतलब कि 1 मई 21 से लेकर के 13 मई 21 यहां तक कि आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। अब ये वाले मंथ में इस बार स्पेशली वो जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है उसका ड्यू डेट एक्सटेंड किया गया, इसको 27 मई कर दिया गया इस महीने में बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। ओके, अदरवाइज 13 मई उसका नॉर्मल ड्यू डेट रहता है। फिर सेकेंड मंथ जो रहता है 1 मई से लेकर के 31 मई 21, मई 21 की डिटेल्स आप कब तक फर्निश कर सकते हो, 1 जून से लेकर कब तक के 13 जून तक के इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपने अप्रैल और मई की कुछ डिटेल इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में डाल दिया तो अच्छी बात है, उसको फिर आपको दोबारा GSTR 1 में डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अप्रैल और मई के कुछ डिटेल नहीं डाला है तो उसको आप क्वार्टरली रिटर्न जब फाइल करोगे, 30 जून के बाद आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करोगे, तो वो क्वार्टरली रिटर्न के साथ में आप जो भी डिटेल पिछले 2 महीने की भी आपने पेंडिंग रखा है, IFF के थ्रू नहीं प्रोवाइड किया, उसको आप बता सकते हो। तो उस केस में आपके रेसिपिएंट्स को डिटेल्स बाद में दिखेगी उनके GSTR 2A में। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। रेसिपिएंट तो मंथ टू मंथ क्रेडिट लेना चाहता है, लेकिन आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हो, GSTR 1 फाइल कर रहे हो, तो उसको बेचारे को क्रेडिट कैसे दिखेगा? तो अगर आप चाहते हो कि आपके रेसिपिएंट को क्रेडिट दिख जाए, ऐसा रेसिपिएंट हो सकता है आपको बोले कि आप प्लीज रिटर्न भले लेट क्वार्टरली फाइल करो लेकिन IFF में डिटेल डाल दो। तो ये तरीका है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का तरीका है, इसके थ्रू आप कर सकते हो। अब 1 जून से 30 जून वाले पीरियड के लिए जो आपने सप्लाई किया, आपको ये पीरियड के लिए IFF का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि ये पीरियड के लिए तो अब आपको वैसे ही GSTR 1 फाइल करना है। तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी कब रहेगी? हर क्वार्टर के पहले 2 महीने के लिए। तीसरे महीने का तो इन एनी केस आप लोग GSTR 1 फाइल करने ही वाले हो। तो GSTR 1 का ड्यू डेट देख लो क्या है। मंथली जो फाइल करते हैं उनके लिए 11 तारीख, जो लोग क्वार्टरली फाइल करते हैं उनके लिए 13 तारीख। तो अब ये केस में आप 1 जुलाई 2021 से लेकर के 13 जुलाई 2021 तक के IFF नहीं करोगे, आप GSTR 1 ही फाइल कर दोगे। GSTR 1 आ रहा है क्या समझ में? तो 2 महीने के लिए आपको IFF का ऑप्शनल है, दिस इज योर चॉइस, दिस इज नॉट मैंडेटरी, बट दिस इज ऑलवेज मैंडेटरी। ये आपका क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली रिटर्न वाली स्कीम में हो तो। यदि आप मंथली रिटर्न वाली स्कीम में हो तो क्या करना है आपको? देखो मैं यहां पर आपको सिस्टमैटिकली उसकी ड्यू डेट समझा देता हूं। ओके, यदि आप क्वार्टरली रिटर्न वाली स्कीम में हो, मंथली रिटर्न वाली स्कीम में हो तो क्या? तो जो लोग QRMP स्कीम में हैं, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, ओके, जो कि मंथली फाइलर्स हैं, तो वो लोग अप्रैल महीने का जो डिटेल है, अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने की बात हो रही है। ये लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, ये लोग अप्रैल महीने का GSTR 1 फाइल नहीं करेंगे, ये लोग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू एक कब तक के 1 मई 21 से लेकर के 13 मई 21 के बीच में कर सकते हैं। दिस IFF इज ऑप्शनल फॉर सच पर्संस, इट इज नॉट कंपलसरी। यही लोग मई 2021 में, मई 2021 का डिटेल इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू 1 जून से लेकर के 13 जून के बीच में फाइल कर सकते हैं। फाइल कर सकते हैं मतलब फर्निश कर सकते हैं डिटेल्स। और यही लोगों को GSTR 1 तो मैंडेटरी है, GSTR 1 तो कंपलसरी है। आपने QRMP भी लिया है तो कब से?
1 जुलाई 21 से 13 जुलाई 21 के बीच में। इट इज कंपल्सरी। समझ आया आपको यहां तक के? और जो मंथली फाइलर्स हैं उनके लिए क्या है? GSTR1 कंपल्सरी, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। या तो आपको QRMP स्कीम अवेलेबल नहीं है या आपने ऑप्ट नहीं किया है। ओके, उसमें आप ऑप्ट नहीं भी कर सकते हो, आप बता सकते हो कि हम ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, एक टाइम लिमिट रहती है, उसमें आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। प्रिया ने पूछा सर एक ही रेसिपिएंट का डिटेल डाला तो चलता है कि? बिल्कुल चलता है। सपोज आपने 10 अलग अलग सप्लाई किया, लेकिन आपका एक रेसिपिएंट आपको बहुत परेशान कर रहा है कि मेरे GSTR2 में दिख नहीं रहा। आपने उसको बोला भाई सबर रख, जून का जब हम फाइल करेंगे तब दिख जाएगा। वो बोला नहीं मेरे को तो नहीं पता, अभी के अभी फाइल करो। तो आपने IFF के थ्रू वो एक रेसिपिएंट का भी डिटेल डाल दिया तो भी चलता है। हो सकता है आपने 10 किया, बाकी 9 लोगों का आप ये वाला जब क्वार्टरली GSTR1 फाइल करोगे तब आप उसकी डिटेल्स में आप बाकी के 9 सप्लाईज का डाल देना। ओके, GSTR1 कंपलसरी है। GSTR1 कब से फाइल कर सकते हैं? 1 मई से लेकर के 11 मई तक के। देखो GSTR1 मंथ खत्म होने के बाद फाइल कर सकते हैं, लेकिन आप GSTR1 की डिटेल्स इनवॉइस वाइज जो डिटेल अपलोड करना पड़ता है वो आप ड्यूरिंग द मंथ भी शुरू रख सकते हैं। तो मंथली फाइलर के लिए अगेन GSTR1 कंपलसरी है। मतलब ये सब इनके लिए वैसे ही रहेगा, अगले महीने की 1 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक की। मतलब जो डेट्स एज सच एप्लीकेबल रहती वो लिखा है मैंने, लेकिन रियल में हो सकता है जैसे अभी पैंडेमिक है तो फिर उन्होंने एक्सटेंड किया, तो ऑब्वियसली फिर डेट एप्लीकेबल थोड़ी अलग रहेगी। और फिर GSTR1 यहाँ पर तो मंथली है ये सब, तो GSTR1 इज कंपल्सरीली टू बी फाइल्ड फ्रॉम 1 जुलाई टू 11 जुलाई। थोड़ा सा आपको फर्क दिख रहा है, GSTR1 की ड्यू डेट 13 तारीख के बजाय 11 तारीख होगी मंथली फाइलर्स के लिए, और जो QRMP में है क्वार्टरली GSTR1 फाइल करते हैं उनके लिए 13 तारीख है, उनके लिए IFF की भी डेट 13 तारीख है। आ रहा है समझ में? यस विवेक। सर वो GSTR1 क्वार्टरली भरने का लिमिट क्या है? 5 करोड़ के नीचे या 1.5 करोड़ के नीचे? QRMP के लिए मैं आपको आगे दिखाता हूं ना, आगे आएगा। 5 करोड़ के नीचे की लिमिट है। ओके, QRMP स्कीम के लिए 5 करोड़ की लिमिट आ चुकी है। तो पहले 1.5 करोड़ था, अब 1 जनवरी 2021 से 5 करोड़ आ गया। जिनका टर्नओवर पिछले साल 5 करोड़ से कम था वो लोग QRMP स्कीम ले सकते हैं, प्रोवाइडेड इस साल भी उनका 5 करोड़ के अंदर ही टर्नओवर है। तो ठीक है, आगे आएगा आपको। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज ऑप्शनल। तो क्यों फाइल करेगा? व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस फैसिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड? एनीबॉडी कोई बताना चाहेगा क्यों इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का ऑप्शन दिया है? reflect credit. मतलब रेसिपिएंट परेशान करते हैं। करेक्ट, सो दैट द परेशान करता है तो सो दैट द रेसिपिएंट गेट्स द ड्यू रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सप्लाई इन हिज GSTR2A। ठीक है, तो उसको परेशान करने के पहले आप फाइल कर दो, तो फिर आप भी चैन की नींद सोओगे, वो भी चैन की नींद सोएगा। ठीक है, तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का एक नया ये ऑप्शन आ गया। अब आप बोलोगे कॉम्प्लिकेट हो गया, बट देन दिस इज इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि उनका लिक्विडिटी वहां पर अटका हुआ है। आपको तो पता है रेसिपिएंट को तो फिर अगर रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो फिर क्रेडिट नहीं मिलता है, सिर्फ 5% एक्स्ट्रा पोर्शन का क्रेडिट मिलता है जितना रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका। तो भाई ये फैसिलिटी देना जरूरी हो गया, क्योंकि वो पेमेंट तो उससे मंथली मांग रहे हैं ना तो ऐसा। तो इंग्लिश में क्या लिखा है? द रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर अंडर द प्रोविजो टू सेक्शन 39(1). मतलब कौन लोग है बताओ? अंडर द प्रोविजो टू सेक्शन 39(1), जैसे ये बोला मतलब कि ध्यान में ला लेना QRMP वाले लोग हैं। ठीक है, मे फर्निश द डिटेल्स ऑफ सच आउट। मे फर्निश लिखा है, एक और इंपॉर्टेंट बात, शैल लिखा है कि मे लिखा है? यहाँ पर शैल और मे में क्या फर्क होता है? कर सकती है। ये देखो, मे ऑप्शनल, मे मतलब चॉइस है, करना है तो करो। अब ये देखो ऊपर शैल था, ऊपर तो बोला है आपको GSTR1 तो करना ही पड़ेगा मंथ या क्वार्टर के हिसाब से, लेकिन IFF you may furnish, okay, in through IFF you may furnish the details of such outward supplies of goods or services to a registered person। IFF में आप B2C सप्लाई मत बताओ, कोई मीनिंग नहीं है। IFF should be used only to provide details of B2B supplies if at all you want, as he may consider necessary। This answers your question प्रिया, कि क्या वो सिर्फ एक ही रेसिपिएंट का बताना चाहे तो बता सकता है कि yes, as he may consider necessary।
10 में से एक भी बताना, 2 ही बताना तो भी चलता है। फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ्स ऑफ अ क्वार्टर अप टू अ क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ 50 lakhs इन ईच ऑफ द मंथ्स, मतलब जो उसके टोटल इनवॉइसेस वो बता रहा है उसका क्यूमुलेटिव वैल्यू कितना होना चाहिए, 50 लाख तक के चलता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात हो रही है, ये वैल्यू ऑफ टैक्स क्रेडिट की बात नहीं हो रही है। 50 लाख के ऊपर का वो आईएफएफ के थ्रू डिटेल नहीं बता पाएगा। ओके, और वैसे भी अगर उसका एक महीने में 50 लाख के ऊपर का डिटेल आ रहा है तो हो सकता है उसका ओवरऑल टर्नओवर तो 5 करोड़ के ऊपर ही है। तो इट्स बेटर कि वो या तो फिर वैसे ही मंथली वाले स्कीम में होगा, और अगर 5 करोड़ के अंदर है टोटल टर्नओवर तो भी वो मंथली वाला ऑप्ट कर सकता है उस केस में। मतलब कोई क्वार्टरली वाली स्कीम कंपलसरी थोड़ी ना है। ये वाली क्यूआरएमपी स्कीम जो है ये आपकी चॉइस है, आप क्यूआरएमपी में आ भी सकते, बीच में से निकल भी सकते हो। So for the first and second month of a quarter, up to a cumulative value of 50 lakhs in each of the month, using invoice furnishing facility electronically on the common portal, duly authenticated in the manner prescribed under Rule 26. Authenticated मतलब OTP वगैरह के थ्रू आपने वो डेटा को प्रॉपरली अपलोड किया between the first day of the month succeeding such month till the 13th day of the said month. मतलब कि जो मैंने आपको लिखवाया फर्स्ट डे से लेकर के 13th डे के बीच में आपको ये आईएफएफ का फैसिलिटी मिलता है। इफ डिटेल्स आर फर्निश्ड थ्रू आईएफएफ के थ्रू अगर आपने वो इनवॉइस का डिटेल डाल दिया तो फिर वो उतनी डिटेल्स आपको जीएसटीआर 1 में डालने की जरूरत नहीं है। मतलब कि अप्रैल और मई के आईएफएफ में आपने जो डिटेल डाल दिया उसको आपको जीएसटीआर 1 में दोबारा डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो इनवॉइस वाइज डिटेल तो उनको मिल चुकी है, सिस्टम को मिल चुकी है। सो दैट मच पोर्शन नीड नॉट बी फर्निश्ड अगेन इन जीएसटीआर 1 क्वार्टरली वाला जो रहेगा। अब जीएसटीआर 1 के कंटेंट्स क्या रहेंगे, तो ये तो कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, ऑलरेडी यू नो दिस थिंग्स। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज रहेगा उसमें, आपको पता है ये हम लोग ने चार्ट बनाया था। इनवर्ड्स ये B2B सप्लाई का पूरा इनवॉइस वाइज लेवल का डिटेल रहेगा, यही जो चार्ट बनाया था है ना, इनवॉइस वाइज डिटेल्स रजिस्टर्ड पर्सन का पूरा। और अगर 2.5 लाख के ऊपर का सप्लाई इंटरस्टेट है और अनरजिस्टर्ड पर्सन को हो रहा है तो भी उसका सेपरेट इनवॉइस वाइज डिटेल रहेगा। बाकी सब सप्लाई का इंट्रा स्टेट का कंसोलिडेटेड डिटेल रहेगा और इंटरस्टेट का स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल रहेगा। ये चीज पहले भी थी, अभी जो रूल रिवाइज हुआ है उसमें भी यही डिटेल्स बोला है उन्होंने। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का डिटेल रहेगा इश्यू ड्यूरिंग द मंथ, इस महीने में जो आपने डेबिट नोट क्रेडिट नोट इश्यू किया है। आईएफएफ का पर्टिकुलर में क्या रहेगा, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में क्या क्या डालोगे आप, इट विल इंक्लूड इनवॉइस वाइज डिटेल्स, दिस विल बी ओनली B2B, पहले भी लिखा था इट इज ओनली फॉर B2B सप्लाईज। Invoice wise details of interstate and intrastate supplies made to the registered persons. Debit and credit notes, if any, issued during the month for such invoices issued previously. Okay, तो B2B का invoice wise detail आप invoice furnishing facility के साथ डाल सकते हो। Disallowance from furnishing details in GSTR 1 और IFF if GSTR 3B is not furnished. देखो अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपने GSTR 3B जो है वो पिछले 2 महीनों के या जैसा आपको दिया है, ओके, अलग अलग केसेस में अगर जीएसटीआर 3 भी आपने टाइम से नहीं भरा है, पिछला 1 या 2 जितना भी उन्होंने लिखा है, तो आपको जीएसटीआर 1 और या तो फिर आईएफएफ अलाउ नहीं करेंगे। अलाउ नहीं करने से क्या होता है, जैसे ईवे बिल में भी रिस्ट्रिक्शन था इफ यू रिमेंबर, अलाउ नहीं करने से क्या होता है, अब आपके रेसिपिएंट्स को क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो आपके रेसिपिएंट भी आप पे दबाव बनाएंगे। आप बोलोगे मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने जीएसटीआर 3 भी नहीं भरा, तो आपके रेसिपिएंट बोलेंगे कि भरो, ठीक करो और फिर भरो, उनको तो क्रेडिट से मतलब है, वरना वो लोग आपका पेमेंट अटका सकते हैं, है ना। तो इन्होंने ऐसा मायाजाल रच दिया है कि आप पे मतलब सिस्टम ही अपने आप दबाव बना देगा, हर बार जीएसटी ऑफिसर को आपके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। आपकी सप्लाई चेन में आपके रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो वो ही आप पे दबाव बना देंगे। तो क्या लिखा है, A registered person shall not be allowed to furnish details of outward supply in form GSTR 1 if he has not furnished the return in form GSTR 3B for the preceding 2 months. तो ये तो मंथली वाला केस का हो गया, ओके, ये मंथली वाले केस का हो गया जो लोग मंथली फाइल करते हैं। ओके, ये तो इनको क्या बोला कि 2 महीने का GSTR 3 भी नहीं भरा तो आप GSTR 1 अब नहीं भर सकते हो। ओके, 2 ड्यू डेट निकल गई है तो। सेकेंड, A registered person required to furnish return every quarter. सेकेंड वाला कौन सा है, ये जो है ये QRMP वालों के लिए है।
अंडर द प्रोविजो टू सेक्शन 39(1) शेल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स, उसको ना GSTR1 अलाउ करेंगे ना IFF अलाउ करेंगे इफ ही हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न इन फॉर्म GSTR3B फॉर द प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड। अब क्वार्टरली रिटर्न वाले के लिए टैक्स पीरियड क्या रहता है? क्वार्टर रहता है। फॉर द प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड मतलब प्रीसीडिंग क्वार्टर। मंथ के केस में बोला पिछले 2 महीने का फाइल नहीं किया तो, क्वार्टर के केस में बोला पिछले 1 क्वार्टर का अगर GSTR3B फाइल नहीं किया तो, फर्निश नहीं किया तो आपको हम लोग ना IFF अलाउ करेंगे ना GSTR1 अलाउ करेंगे। आई होप समझ रहे हैं आपको। और ऐसा पर्सन हु इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजिंग द अमाउंट ऑफ ITC टू डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी इन एक्सेस ऑफ 99% ऑफ सच लायबिलिटी अंडर रूल 86B, जो अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both in GSTR1 or IFF if he has not furnished the return in form GSTR3B for the preceding tax period. इवन ऐसे पर्सन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे सिर्फ 1 महीने का या 1 क्वार्टर का उसने अगर GSTR3B नहीं भरा है तो। कैसे पर्सन को? जो कि रूल नंबर 86B के हिसाब से रिस्ट्रिक्ट हुआ है। आई होप यू रिमेंबर, एक्सेप्ट 5 कैटेगरी ऑफ पर्संस, एवरीबॉडी एल्स हैज टू फॉलो दैट, जिसका भी वैल्यू ऑफ सप्लाई 50 लाख के ऊपर है। क्या है? अभी थोड़ी देर पहले देखा था हम लोगों ने रूल 86B। तो रूल 86B जिनके ऊपर लागू होता है, जिनको मैक्सिमम 99% का ही पेमेंट क्रेडिट के थ्रू करना अलाउ होता है, ऐसे लोगों को GSTR1 या IFF का फैसिलिटी डिसअलाउ हो जाएगा अगर उन्होंने पिछले टैक्स पीरियड का GSTR3B नहीं भरा। टैक्स पीरियड कैन बी 1 मंथ और 1 क्वार्टर। ओके, टैक्स पीरियड। ओके, अगर वो मंथली फाइलर्स है तो मंथ, क्वार्टरली है तो क्वार्टर। सो ये आपको लिखा हुआ है रूल नंबर 59 में। आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। अब QRMP के बारे में और बहुत कुछ पढ़ना है, चिंता मत करो। अभी पहले ये देख लो बाकी के रूल्स। इनवर्ट सप्लाई का डिटेल रेसिपिएंट को कैसे दिखता है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, ये मेनली तो आपको हेडिंग से ही समझ में आ जाएगा। वैसे तो देखो हेडिंग में क्या लिखा है, GSTR1 या IFF में जो सप्लायर ने डिटेल डाला है वो रेसिपिएंट को GSTR2A, 4A या 6A में दिख जाएगा। ओके, GSTR2A जो है वो एक नॉर्मल रेसिपिएंट का केस हो जाता है। ओके, मतलब कि जो कि TDS वगैरह में टैक्स डिडक्टर नहीं है, या तो फिर कंपोजिशन स्कीम में नहीं है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, नॉर्मली GSTR2A, तो मोस्टली GSTR2A में दिखता है। GSTR4A कंपोजिशन सप्लायर को दिखता है, इनवर्ट सप्लाई का डिटेल, और GSTR6 से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को दिखता है, इनवर्ट सप्लाई का डिटेल। ओके, ये कहां से दिखता है डिटेल? ये सिस्टम ही अवेलेबल करवा देता है। इट शैल बी मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब कि हम लोग बोलते हैं कि ये जो फॉर्म्स है, दीज आर ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म्स, मतलब ऑटोमेटिकली सिस्टम ये डेटा आपको प्रोवाइड करता है, मेड अवेलेबल। सिमिलरली जो NRTP है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, उसका भी डेटा अवेलेबल होता है GSTR2A वगैरह में। तो कहां से डेटा आता है? देखो, GSTR1 से आता है, यहां पर लिख लेता हूं मैं। आपके GSTR2A में डेटा कहां से आ रहा है? ये है आपका GSTR2A। ये क्या बता रहा है आपको? डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज। आपके लिए जो इनवर्ट सप्लाईज हैं, ये डेटा कहां से फेच कर रहा है? ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म है, तो ये आपके सप्लायर्स के द्वारा फाइल्ड, आपका GSTR1 नहीं, आपके सप्लायर के द्वारा फाइल्ड GSTR1 से ये वाला डेटा आ रहा है। आपके सप्लायर के द्वारा फाइल्ड इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी से ये डेटा आ रहा है। और कहां से आ रहा है? अगर वो NRTP है, NRTP फर्निश करेगा GSTR5। इफ यू रिमेंबर, NRTP का जो रिटर्न है दैट इज GSTR5, वहां से आपका GSTR2A में डेटा दिखेगा। अगर वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो फर्निश करता है GSTR6। ओके, ये देखो, ये हो गया आपका रजिस्टर्ड सप्लायर, ये हो गया QRMP वाला सप्लायर, ये हो गया NRTP जो कि फाइल करेगा GSTR5, ये हो गया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो फाइल करेगा GSTR6, उसका भी डिटेल आपको दिखता है GSTR2A में। और GSTR7
जो कि आपके टैक्स डिडक्टर ने टैक्स डिडक्ट किया है, तो वो भी डिटेल दिखेगा। मतलब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होती है बेसिकली। ओके, टीडीएस डिडक्टर, वो लोग एक रिटर्न भरते हैं जीएसटीआर 7, जो रिटर्न आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसका डिटेल आपके जीएसटीआर 2A में दिखने लगता है। फिर जीएसटीआर 8 जो टैक्स कलेक्ट करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर, ओके, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ओके, जो कि टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो वो लोग अपना डिटेल कौन से रिटर्न में भरते हैं, जीएसटीआर 8 में। उसमें वो जिस पर्सन का टैक्स कलेक्ट किया उसका डिटेल डालते हैं, तो उसके जीएसटीआर 2A में दिखने लगता है। ये सब लिखा है। और लास्ट, डिटेल्स ऑफ आईजीएसटी ऑन गुड्स इंपोर्टेड और गुड्स ब्रॉट इन डीटीए फ्रॉम एसईजेड टू बी मेड अवेलेबल इन जीएसटीआर 2A। ये जो डिटेल है ये भी जो बिल ऑफ एंट्री में डिटेल्स रहती है, आप जो गुड्स इंपोर्ट करते हो तो बिल ऑफ एंट्री डॉक्यूमेंट बनता है, राइट? उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है और आईजीएसटी लगता है, तो उसमें से आईजीएसटी का आप आईटीसी ले सकते हो, तो वो भी आपके जीएसटीआर 2A के पार्ट डी में आ जाता है। ओके, कुछ कुछ पोर्शन पार्ट ए में आता है, जैसे यहां पर आपको दिया है, ये पार्ट ए में आता है, फिर आईएसडी का पार्ट बी में आता है, ये पार्ट सी में आता है। अब इतना आपको पार्ट वार्ट याद नहीं रखना है। और जो लास्ट मैंने आपको बताया कौन सा, जो इंपोर्ट आपने किया, ओके, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, उसका जो डिटेल्स है वो कहां से आता है, वो बिल ऑफ एंट्री से, इलेक्ट्रॉनिकली वो सिस्टम से लिंक रहेगा और वो यहां पर दिखता है। तो इतने जगह से डेटा आपके जीएसटीआर 2A में फेच होके आ जाता है, और जीएसटीआर 2A जो है इट बिकम्स एन ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म, ओके, जो आपको विजिबल रहता है। तो आप लोगों को दिख जाता है कि किन किन लोगों ने अपना रिटर्न फर्निश किया है टाइम से, और वो डिटेल्स प्रॉपरली है कि नहीं है। सो दैट इज जीएसटीआर 2A। ओके, डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ प्लस माइनस नहीं करना है, आपको कुछ फिगर चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ ये दिख रहा है। आगे देखो, ऑटो ड्राफ्टेड फ्रॉम जीएसटीआर 2B एंड इट्स कंटेंट। इसके अलावा आपको ऑटो ड्राफ्टेड जीएसटीआर 2B नाम की स्टेटमेंट मिलेगी, जिसमें पूरा आईटीसी का डिटेल रहेगा। इसमें कहां से कंटेंट लिया जाएगा, डिटेल्स ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय सप्लायर इन देयर जीएसटीआर 1। ओके, उन्होंने जो जीएसटीआर 1 में मंथली वालों ने, अदर देन क्यूआरएमपी बोल रहे हैं, क्यूआरएमपी का नीचे है, उन्होंने जो मंथली जीएसटीआर 1 फाइल किया बिटवीन द डे इमीडिएटली आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग फॉर्म जीएसटीआर 1 फॉर द प्रीवियस मंथ टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग फॉर्म जीएसटीआर 1 फॉर द मंथ। मतलब कि पिछले महीने के ड्यू डेट के बाद में, फॉर एग्जांपल आप अगर मई मंथ की बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस 11 अप्रैल 2021 से लेकर के 11 मई 2021 के बीच का पूरा डिटेल, क्योंकि इसका ड्यू डेट क्या था, अप्रैल मंथ के जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट क्या था, 11 अप्रैल था। अब पिछले महीने का जो ड्यू डेट है वो अप्रैल मंथ का ड्यू डेट 11 अप्रैल नहीं था, सॉरी, ये 11 मई से लेकर 11 जून। मई मंथ में देखो आपको क्या दिखेगा, 11 मई तक के अप्रैल मंथ का डिटेल पूरा उन्होंने अपलोड कर दिया आपके सप्लायर ने, मंथली वालों ने। तो आप उसके बाद में क्या लिखा है, बिटवीन द डे इमीडिएटली आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 1 फॉर द प्रीवियस मंथ टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ जीएसटीआर 1 फॉर द मंथ। मई मंथ का ड्यू डेट क्या रहता है, 11 जून रहता है। इस बीच का जो सप्लाईज है ये जब तक कि आपके जीएसटीआर 2A में नहीं आता है, क्योंकि जीएसटीआर 2A में तो जब वो रिटर्न फाइल करेंगे तब आएगा, तो ये डिटेल्स आपको जीएसटीआर 2B में दिखते रहता है। ओके, अगर इमीडिएटली आपको देखना है तो जीएसटीआर 2B में ही रिफ्लेक्ट होता है। आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय योर सप्लायर इनफॉर्म जीएसटीआर 1। अगर उसने रिटर्न डेट के बाद फाइल किया, हो सकता है उसने, हो सकता है मई मंथ का जो अप्रैल मंथ का जो रिटर्न था वो 11 मई के बाद फाइल किया। मतलब कब फाइल किया, से उसने 15 मई को फाइल किया, तो आपके जीएसटीआर 2A में तो नहीं आएगा, लेकिन जीएसटीआर 2B में दिखेगा। ठीक है, क्योंकि वो ड्यू डेट तक के जीएसटीआर 2A का डेटा बनाता है। फिर डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस फर्निश्ड बाय एनआरटीपी इन फॉर्म जीएसटीआर 5 एंड डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस फर्निश्ड बाय आईएसडी इन फॉर्म जीएसटीआर 6, ये सब, एंड डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड बाय द सप्लायर, क्यूआरएमपी वाला सप्लायर एज द केस में भी। कौन से पीरियड का दिखेगा आपको, देखो, फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर के पहले महीने में
आपको दिखेगा बिटवीन द डे इमीडिएटली आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग फॉर्म जीएसटीआर 1 ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर। पिछले क्वार्टर का ड्यू डेट क्या है? पिछले क्वार्टर का ड्यू डेट रहेगा 13 तारीख। फॉर एग्जांपल जैन टू मार्च का ड्यू डेट रहेगा 13 अप्रैल। इस डेट से लेकर के टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द डिटेल्स यूजिंग द आईएफए फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर का ड्यू डेट क्या रहता है? 13 मई। 13 अप्रैल से लेकर के 13 मई का जो डिटेल है, ये इस बीच में अगर कुछ और उसने फर्निश किया है, उसने अगर अपना जीएसटीआर 1 या आईएफएफ के थ्रू कुछ फर्निश किया है, तो वो कहां दिखने लगेगा? जीएसटीआर 2B में दिखने लगेगा। ओके, देखो जीएसटीआर 2B भी ऑटो ड्राफ्टेड है। उसके में क्या आ रहा है? ड्यू डेट खत्म होने के बाद में अगर कोई डिटेल्स फर्निश किया है, डिटेल्स फर्निश्ड बिटवीन दिस पीरियड, तो वो कहां दिखेगा? जीएसटीआर 2B में दिखेगा। और फिर अगले महीने के जीएसटीआर 2A में आ जाएगा, लेकिन इस महीने आपको जीएसटीआर 2B में दिखेगा। सेकेंड मंथ में क्या होगा? द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आईएफएफ फॉर द फर्स्ट मंथ, मतलब कि 13 मई, अप्रैल मंथ का, टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स यूजिंग आईएफएफ फॉर द सेकेंड मंथ, मतलब 13 जून तक का। ये जो पीरियड है 13 मई से 13 जून, ये पीरियड का डिटेल कहां पर दिखेगा? ये पीरियड का डिटेल जो है ये आपके जीएसटीआर 2B में दिखेगा, अगर ये पीरियड में वो पर्सन ने ड्यू डेट खत्म होने के बाद में अपना इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू डिटेल भरा है। ठीक है, अगर वो डिले करता है तो। ऊपर जीएसटीआर 1 क्यों लिखा था? क्योंकि वो क्वार्टर एंड हो गया था, मार्च का क्वार्टर जब एंड हुआ, तो फिर 13 अप्रैल के बाद अगर उसने रिटर्न भरा है, जीएसटीआर 1 भरा, तो आपको उसके बाद में जीएसटीआर 2B में दिखेगा। 13 अप्रैल से 13 मई के बीच में अगर फर्निश किया तो, फिर 13 मई से 13 जून के बीच में अगर फर्निश क्या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी वाला डिटेल, तो वो कब दिखेगा? वो दिखेगा इन द जीएसटीआर 2B लेटर ऑन। एंड फॉर द थर्ड मंथ ऑफ द क्वार्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स, कौन सा डिटेल दिखेगा? बिटवीन द डे इमीडिएटली आफ्टर द ड्यू डेट। अब इमीडिएटली आफ्टर है टेक्निकली, तो इसको आप 13 डे प्लस 1 बोल सकते हो, है ना? ये डे प्लस 1 डे प्लस 1 डे, सो 13 जून प्लस 1 डे, 14th डे से लेकर के 13 जुलाई तक के ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 1। तो ये जो डिटेल्स है उन्होंने ये पीरियड में जो फर्निश किया है, तो वो डिटेल्स आपको दिखने लगेगी इन योर फॉर्म जीएसटीआर 2B, जो आपके सप्लायर ने आईएफएफ या जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 5 या जीएसटीआर 6 के थ्रू फर्निश किया है। द डिटेल्स ऑफ द आईजीएसटी पेड ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स और गुड्स ब्रॉट इन द डीटीए फ्रॉम एसईजेड और एसईजेड डेवलपर ऑन अ बिल ऑफ एंट्री इन द मंथ, ये भी डिटेल आपके जीएसटीआर 2B में दिखेगी। मतलब कि आपकी इनवर्ट सप्लाई की डिटेल आपको दोनों जगह दिख रही है। एक तो जीएसटीआर 2A में ऑटो पॉपुलेटेड हो रही है इतनी सारी जगह से, जैसे हमने यहाँ पर बताया जीएसटीआर 2A में आपके ये पूरा डिटेल आ रहा है जब भी आपका जीएसटीआर 2A बन रहा है उसके पहले। ओके, और आपका जीएसटीआर 2B में अगर ड्यू डेट निकल गई है उसके बाद अगर उसने इंफॉर्मेशन फर्निश किया, तो उसके बाद आपको वो डिटेल कहां दिखेगी? जीएसटीआर 2B में दिखेगी, और वो अगले महीने के जीएसटीआर 2A में आपको दिखने लगेगी। ओके, एक बार देख लो पूरा, फिर आपका डाउट लेता हूं विवेक। व्हेन जीएसटीआर 2B स्टेटमेंट शैल बी मेड अवेलेबल, अवेलेबल कब हो जाएगी? फॉर्म स्टेटमेंट इन फॉर्म जीएसटीआर 2B फॉर एवरी मंथ shall be made available to the said registered person for the first and second month of a quarter a day after the due date of furnishing details of outward supplies for the said month in the IFA by a registered person required to furnish return for every quarter under the proviso to section 39(1). मतलब कि जिन लोगों का क्वार्टरली वाला केस है उनको फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ एवरी क्वार्टर उनको स्टेटमेंट हर महीने का अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन पहले और दूसरे महीने में कब? आउटवर्ड सप्लाई के अगले डे, ड्यू डेट डे आफ्टर दैट, सो मतलब कि 13th + 1 14th डे। ओके, तो अगर हम लोग अप्रैल में जून का एग्जांपल ले रहे हैं तो 14th मई या तो फिर 14th जून को ये अवेलेबल हो जाएगी जीएसटीआर 2B। ठीक है, और इनफॉर्म जीएसटीआर 1 बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर व्हिचएवर इज लेटर। मतलब उनकी जो आपके सप्लायर की जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट के अगले दिन आपको जीएसटीआर 2B अवेलेबल हो जाएगा, और उसके बाद अगर आपका सप्लायर जीएसटीआर ये उनके रिटर्न वगैरह फर्निश करता है ड्यू डेट के बाद,
तो फिर वो आपके अगले वाले जीएसटीआर 2B में दिखने लगेगी। तो क्योंकि आपका उस महीने का तो जीएसटीआर 2B फाइनलाइज हो गया है, समझ रहे हैं आपको, वो आपको उसके अगले महीने वाले जीएसटीआर 2B में दिखेगी। तो 13th डे के बाद या तो फिर 11th डे के बाद, 13th और 11th विच एवर इज लेटर। तो नॉर्मली तो मंथली वाले का ड्यू डेट 11th होता है और क्वार्टरली वाले का 13th होता है। तो 13th के बाद 14th से आपको जीएसटीआर 2B जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। ओके, सो नॉर्मली हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 14th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगर आपको अप्रैल का जीएसटीआर देखना है जीएसटीआर 2B, तो आपको 14th मई तक नॉर्मली दिखेगा। इस साल इस बार वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो रहा है। और थर्ड मंथ के केस में अ डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर द सेड मंथ इन्फॉर्म जीएसटीआर 1 बाय रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर। तो क्यूआरएमपी वाले का ड्यू डेट जो है उसके बाद में, क्यूआरएमपी वाले का ड्यू डेट होता है 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ओके, उसमें +1 कर दो तो 14th। सो इन एनी केस नॉर्मली जीएसटीआर 2B कब अवेलेबल रहेगा, जो ड्यू डेट है उसके एक दिन बाद अवेलेबल रहेगा, तो 14th डे तक के अवेलेबल हो जाएगा। यस विवेक बोलिए। सर वो फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर का फिर से समझा सकते हैं, जो जीएसटीआर 2B था ये वाला देखो, जीएसटीआर 2B में क्या होता है कि आपके अगर सप्लायर्स जो हैं, आपके सप्लायर अगर मंथली फाइल करने के लिए लायबल हैं, तो उस केस में तो उन लोगों को 11 तारीख तक की रिटर्न फाइल कर देना पड़ता है। तो जैसे अप्रैल महीने की बात करें तो उसका रिटर्न उनको 11 मई तक फाइल कर देना था। बट अगर उन्होंने अप्रैल महीने का रिटर्न 11 मई के बाद फाइल किया, हो सकता है ना, तो वो आपके अप्रैल मंथ के जीएसटीआर 2B में नहीं दिखेगा। कहां दिखेगा वो? अगले जीएसटीआर 2B में दिखेगा, मई मंथ के जीएसटीआर 2B में दिखेगा, अगर अप्रैल का रिटर्न उन्होंने इस बीच में फाइल किया तो। वैसे ही अगर क्वार्टरली वाले सप्लायर है आपके, जो क्यूआरएमपी में है आपके सप्लायर, तो उन्होंने अगर उनका पिछले क्वार्टर का जो जीएसटीआर 1 है, मतलब कि मार्च क्वार्टर का, हम लोग अभी अप्रैल की बात कर रहे हैं, मार्च क्वार्टर का जीएसटीआर 1 कब तक फाइल करना था उनको? 13 अप्रैल तक। अगर उन्होंने 13 अप्रैल तक फाइल कर दिया है तो वो डिटेल आपको कौन से जीएसटीआर 2B में दिखेगा? मार्च महीने वाले में, है ना, जो आपको 14 अप्रैल को अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने फाइल नहीं किया, तो अगर उन्होंने 14 अप्रैल से लेकर के 13 मई के बीच में फाइल किया है क्या? जीएसटीआर 1, तो फिर वो आपको अगले वाले जीएसटीआर 2B में दिखने लगेगा। ओके, तो अगर उन्होंने मार्च वाला डिटेल आफ्टर 14th अप्रैल फाइल किया है, तो जब फाइल किया वो जिस भी ड्यू डेट के पहले आता है, उस ड्यू डेट, वो ड्यू डेट किस महीने की है, उस महीने के जीएसटीआर 2B में दिखेगा। बोलने का मतलब समझ आ रहे हैं? ये तीनों केसेस में वैसा ही है। मतलब हो सकता है ना कभी कभी आपके सप्लायर ने डिले कर दिया, तो आपका सप्लायर ने अगर जीएसटीआर 1 या आईएफएफ को उस डेट के बाद में फर्निश किया है, तो वो डिटेल अगले महीने दिखेगा, क्योंकि वो डेट निकल गई। ड्यू डेट का इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। यस सर। ओके, सो अब इस तरीके से जीएसटीआर 2A और 2B में डिटेल्स असर्टेन होती है, आपको उसमें कुछ चेंज करना अलाउड नहीं है। बस वो डिटेल्स के बेसिस पे आप जितना डिटेल दिख रहा है उतना, और +5% आप उतना क्रेडिट ले सकते हो अगर आपके पास इनवॉइसेस हैं तो। अब रूल नंबर 61 में उन्होंने जीएसटीआर 3B की बात किया। आपको पता है कि जीएसटीआर 3B नॉर्मली तो आपको मंथली फाइल करना है, अनलेस आप क्यूआरएमपी स्कीम में कवर्ड हो। तो नॉर्मली मंथली और क्यूआरएमपी वालों के लिए क्वार्टरली जीएसटीआर 3B किस किस को फाइल करना है? वो सभी पर्सन्स को, जैसा हम लोगों ने सबसे पहले सेक्शन 39 में पढ़ा था। ओके, जस्ट इतना समझ लो, सेक्शन 39 में जो अपन ने ये अमेंडमेंट नोट्स के स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसी के इन्होंने अब रूल्स ला दिए हैं, उसके प्रोसीजर्स, फॉर्म्स, डेट्स वगैरह सब बता दिए। क्या बोला है कि मंथली वाला जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट क्या है? जो मंथली जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ता है, इट इज अप टू द 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 20 तारीख तक। अप्रैल महीने का 20 मई तक, मई महीने का 20 जून तक के। और जो क्वार्टरली वाला जीएसटीआर 2B है, जीएसटीआर 3B है, उसमें उन्होंने 2 स्टेट वाइज कर दिया। ये वाले कुछ स्टेट्स में अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, जिसमें महाराष्ट्र भी है, देख लो, छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, ये सभी स्टेट्स जो है यहाँ पर 22nd डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ है क्वार्टर के बाद। और बाकी के कुछ स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ
बाकी कोई कुछ स्टेट्स हैं, अभी किस बेसिस पे क्या नहीं पता, कुछ आधे स्टेट्स को 22 में डाल दिया, बाकी के स्टेट्स को 24 तारीख दे दिया ड्यू डेट, ताकि एक ही दिन जीएसटी पोर्टल पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना आ जाए, इसीलिए। ओके, तो क्वार्टरली मतलब कि जैसे कि ये अप्रैल से जून के क्वार्टर का जब रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट आएगा, तो जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए, महाराष्ट्र वालों के लिए 22 जुलाई ड्यू डेट रहेगी, और बाकी स्टेट्स वालों के लिए 24 जुलाई ड्यू डेट रहेगी। ओके, और जो मंथली फाइल कर रहे हैं, तो उनके लिए जून मंथ का ड्यू डेट 20 जुलाई रहेगा। ओके, तो एक दिन कभी ऐसा बहुत ज्यादा जीएसटी सिस्टम पे प्रेशर नहीं आएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस ड्यू डेट, स्टैगर्ड ड्यू डेट्स बोलते हैं इसको। अब इसमें लिखा हुआ है कि आप जब जीएसटीआर 3B भरते हो, तो उसके साथ साथ ही आपने अपनी पूरी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर देना चाहिए। किस चीज की? टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी वगैरह। ओके, इट शुड बी ऑल डिस्चार्ज, और उसका पूरा डिटेल्स आपने जीएसटीआर 3B में रखना है। यू कैन डिस्चार्ज टैक्स लाइबिलिटी यूजिंग आईटीसी ऑल्सो, बट ऑल अदर लाइबिलिटीज हैव टू बी डिस्चार्ज यूजिंग कैश लेजर, ये तो आपको पता ही है। और अब जो आप पहले 2 महीने क्यूआरएमपी स्कीम में, आपको पहले 2 महीने के आउटवर्ड सप्लाई का एक आईएफएफ का ऑप्शन है, वो तो ऑप्शन है, बट अब एक कंपलसरी वाली बात है यहां पर जो लिखी है। अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम लेते हो, तो जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, आप उसका रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल कर सकते हो 22 से 24 तारीख को, उस क्वार्टर के बाद, लेकिन आपको पेमेंट पहले 2 महीने का आपको मंथली करना पड़ेगा। सो फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स आपको अगले महीने के 25 तारीख तक की पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब अप्रैल महीने का पेमेंट कब तक करना पड़ेगा? 25 मई तक के। मई महीने का पेमेंट कब तक करना पड़ेगा? 25 जून तक के। और जून महीने का पेमेंट कब तक करना पड़ेगा? इसको तो आपका जो रिटर्न का डेट है 24 या 22 या 24 जुलाई, तब तक के पेमेंट करना पड़ेगा। 22/24 लिखा, समझ में आ रहा है क्यों? महाराष्ट्र एंड कुछ स्टेट्स के लिए 22, बाकी लोगों के लिए 24। यस सर। तो अब देखिए, जो फर्स्ट 2 मंथ्स है, ये फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए ये प्रोविजन लिखा हुआ है कि आपको 25 तारीख तक के फॉर्म पीएमटी 06 को उसमें डिपॉजिट कर देना है, मतलब आपके कैश लेजर में आपने इतना अमाउंट जमा कर देना है। कितना अमाउंट? तो वो सब हम लोग देखते हैं। डिपॉजिट करते वक्त फॉर द फर्स्ट मंथ आपने देखना है कि आपका बैलेंस कुछ है क्या। ऑलरेडी कुछ बैलेंस है आपके कैश लेजर में, तो आप सिर्फ एक्स्ट्रा उतना पोर्शन जमा करो जितना अभी भी बैलेंस लगता है। जैसे आपके कैलकुलेशन के हिसाब से लाइबिलिटी आ रही 20,000, लेकिन ऑलरेडी 5,000 का बैलेंस है, अभी आप सिर्फ 15,000 जमा कर दो, तो आपका 20,000 का बैलेंस बन गया। सेकेंड मंथ में जब आप जमा कर रहे हो, तो आपकी लाइबिलिटी आ रही है 30,000, लेकिन आपकी क्यूमुलेटिव लाइबिलिटी फर्स्ट और सेकेंड मंथ की मिला के मान लो आ रही है 50,000, लेकिन अभी तक के आपने 30,000 जमा कर दिया है, अब आपको सिर्फ 20,000 जमा करना पड़ेगा। ओके, for the second month of the quarter, take into the account the balance in the electronic cash ledger excluding the tax due for the first month। मतलब आपका जो टोटल टैक्स ड्यू है 2 मंथ का मिला के, उसमें से फर्स्ट मंथ का तो आपने जमा पहले ही कर दिया है, रिमेनिंग पोर्शन अब आप जमा कर सकते हो। अगर फिर भी कुछ एक्स्ट्रा बैलेंस पड़ा है तो उतना कम जमा करोगे तो चलेगा। तो यहां पर आपका पेमेंट सिर्फ कैश लेजर में जमा कर रहे हो, आप डिपॉजिट कर रहे हो। ये पहली बार ऐसी स्कीम आई है, वरना आपको रिटर्न के साथ साथ ही पेमेंट को ऑफसेट करना पड़ता था पहले। अमाउंट टू बी डेबिटेड while filing quarterly return as per QRMP scheme. The amount deposited by the registered person shall be debited while filing the return for the said quarter in GSTR 3B, and any claim of refund of such amount lying in balance in the cash ledger, if any, out of the amounts are deposited, shall be permitted only after the return in form GSTR 3B for the said quarter has been filed. मतलब कि आपने जो पहले 2 महीने में जमा किया है वो अभी तो क्रेडिट हो गया, आपके कैश लेजर में क्रेडिट हो गया, लेकिन जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो वो अमाउंट डेबिट हो जाएगा, मतलब कि आपके लायबिलिटी के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएगा, तो आपका बैलेंस जो है वो पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ बैलेंस बचता है, मतलब मान लो आपकी रिटर्न के हिसाब से लायबिलिटी 1 लाख आ रही थी और आपने जो जमा कर दिया था वो 1,10,000 था, आप अभी क्या कर सकते हो, अब आप 10,000 रुपए का रिफंड मांग सकते हो। यू कैन क्लेम रिफंड ऑफ ₹10,000, लेकिन रिटर्न फाइल करने के बाद ही। रिटर्न फाइल करने के पहले आप रिफंड नहीं मांग सकते, तब तक आप सिर्फ जमा करते जाओ। भले ही आपको लगता है ज्यादा जमा हो गया तो रिफंड नहीं मिलेगा, पहले उस क्वार्टर को खत्म होने दो, रिटर्न फाइल करो, फिर रिफंड मांगो। ओके, रिफंड के भी अपने पूरे प्रोसीजर होते हैं।
समझ रहे हैं आपको? तो ये जो चीजें रूल्स में दी थी उसके रिस्पेक्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल यहां पर इंसर्ट हो गया क्वार्टरली रिटर्न के बारे में। पेमेंट भी इसमें बताया है और मैनर ऑफ फर्निशिंग भी बताया है। देखो ध्यान से ऑप्ट कैसे करना है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि क्यूआरएमपी स्कीम में आना चाहता है shall in accordance with the conditions and restrictions notified he shall indicate the preference for furnishing return on quarterly basis। कब से कर सकता है? फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर। मतलब कि अप्रैल से जून महीने में अगर वो आना चाहता है क्यूआरएमपी में, अब ध्यान से सोच के बताओ मुझे, व्हाट इज द फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर? इसका पिछला क्वार्टर कौन सा है? जैन टू मार्च है ना? Yes. 1st February। उसका फर्स्ट डे क्या है? सेकेंड First मंथ of का फर्स्ट डे 1 February। 2 ये पीरियड में वो इंटीमेट कर सकता है टू लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर फॉर विच द ऑप्शन इज बीइंग एक्सरसाइज्ड। टेल मी व्हाट इज द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस क्वार्टर? 30th April. 30th April। 30th April. अप्रैल टू जून के लिए अगर उसको बताना है तो वो कब तक बता सकता है? 1 फरवरी से 30 अप्रैल के बीच में बता सकता है। जुलाई से सितंबर का बताना है तो वो कब कब से बता सकता है? June. 1 मई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में बता सकता है। ऐसा पिछले क्वार्टर के सेकेंड मंथ का फर्स्ट डे और इस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ का लास्ट डे, यहां तक कि उसको बता देना पड़ेगा कि मैं क्यूआरएमपी स्कीम में आना चाहता हूं। अगर एक बार आप इस ऑप्शन में आ गए तो ये मान लिया जाएगा कि आप फ्यूचर टैक्स पीरियड में भी क्यूआरएमपी स्कीम में हो, तो आपको हर बार बताना नहीं पड़ेगा। फिर एक बार आ गए तो मान लिया जाएगा। अनलेस द सेड रजिस्टर्ड पर्सन बिकम्स इनएलिजिबल, मतलब आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ के ऊपर चला गया तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे ना। और ऑप्ट फॉर फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न ऑन अ मंथली बेसिस, तो आप इनएलिजिबल हो गए या मंथली बेसिस पे ऑप्ट कर लिए तो फिर आप बाहर हो गए, नहीं तो इट विल बी डीम्ड दैट यू आर कंटिन्यूइंग अंडर द क्वार्टरली स्कीम। Registered person shall not be eligible to opt for furnishing quarterly return in case the last return due on the date of exercising the option has not been furnished। आपने जो पिछला रिटर्न है वो फर्निश करना चाहिए था। आपका जो भी लेटेस्ट रिटर्न अभी तक के ड्यू है वो फर्निश किया है तो ही आप क्यूआरएमपी का ऑप्शन ले सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मेरा मार्च का रिटर्न ही पेंडिंग है, आई मीन या जो भी ड्यू था जब भी मैं ऑप्शन ले रहा हूं, जो पिछला रिटर्न पेंडिंग है से दिसंबर मंथ का रिटर्न पेंडिंग है, 1 फरवरी आ गया तो भी मैंने भरा नहीं, तो मैं ऑप्शन नहीं ले सकता हूँ अप्रैल टू जून के लिए अभी से। ओके, पहले मुझे दिसंबर का रिटर्न भरना पड़ेगा जो जनवरी में ड्यू हुआ, फिर 1 फरवरी को आके मैं ऑप्शन ले सकता हूँ आगे के लिए। इंटरेस्टिंग। Yes, A sir. registered person whose turnover exceeds rupees 5 crore during the current financial year shall opt for the furnishing return on a monthly basis only from the first month of the quarter succeeding the quarter during which the turnover exceeds 5 crore। अगर साल के बीच में कोई क्वार्टर में उसको लगता है कि उसको पता चला कि उसका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर चला गया है, क्वार्टरली टर्नओवर नहीं, अभी तक का एग्रीगेट टर्नओवर साल भर का, तो अब उसको अगले क्वार्टर से उसको मंथली में आना ही पड़ेगा, उसको मंथली में आना ही पड़ेगा। ओके, वो इनएलिजिबल हो गया क्यूआरएमपी से। अगेन मैं बोल रहा हूं क्वार्टरली टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर नहीं जाएगा। अभी तक का उसका करंट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर गया तो कोई एक दिन जाएगा ना, कोई एक दिन एक्सीड हो रहा है, तो वो दिन जिस क्वार्टर में आता है उसके अगले क्वार्टर से उसको मंथली में शिफ्ट होना पड़ेगा, अगले क्वार्टर से मंथली में शिफ्ट हो जाएगा। अब कंडीशंस क्या दी है आपको? ये कंडीशंस दी हैं, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। OIDR नहीं आ सकता इसमें। ओके, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज वाले वो नहीं आ सकते, गूगल, नेटफ्लिक्स वगैरह। ऐसे पर्सन्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड हु हैव ऑप्टेड टू फर्निश अ रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर अंडर रूल 61A1। ये जो ऑप्ट किया उन्होंने, है ना, ये जो ऑप्ट करने का तरीका बताया कि आप उसको ऑनलाइन जाकर के आप ऑप्ट कर सकते हो। So you will be eligible from January 2021 onwards and they shall pay the tax due every in accordance with provision of section 39(7). 39(7) आप याद करो तो वहां पर प्रोविजो में लिखा हुआ था कि जो पर्सन क्यूआरएमपी वाले हैं भले ही वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे बट पेमेंट जो है वो मंथली करना पड़ेगा, जैसे हम आगे बताएंगे। देखो कैसे पूरी चीजें इंटरलिंक्ड है। एंड कंडीशंस क्या है कि पिछले महीने का रिटर्न उन्होंने फाइल किया है, ये पहले भी लिखा था,
पिछले महीने का रिटर्न फाइल करें तभी आप इसमें आ सकते हो। एंड वेयर सच ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज्ड वंस, दे शैल कंटिन्यू टू फर्निश द रिटर्न एज पर द सिलेक्टेड ऑप्शन फॉर द फ्यूचर टैक्स पीरियड्स अनलेस दे रिवाइज द सेम। तो उसको वो रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन रिवाइज करने तक के माना जाएगा कि वो उसी ऑप्शन में है। Okay, a registered person whose aggregate turnover crosses 5 crore during a quarter shall not be eligible for furnishing quarterly return from the first month of the succeeding quarter। ये देखो, ये पीछे भी लिखा हुआ था रूल में भी, नोटिफिकेशन में दोबारा आ गया है। सिर्फ रूल में भी अभी वही पढ़ा हमने, 5 crore क्रॉस हो गया तो अगले क्वार्टर के फर्स्ट मंथ से आपको मंथली में करना पड़ेगा। अब जो आपको बोला है कि मंथली पेमेंट करना है तो कितना करना है, तो आपको यहां पर चॉइस है। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फर्निश करते हो तो आप पहले 2 महीने के लिए आप 35% ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर की जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी थी, जो आपने कैश में पे किया है, कैश लेजर से जो आपने टैक्स लाइबिलिटी पिछले क्वार्टर में पे किया, उसका 35% आप अभी कैश में पे कर सकते हो। ठीक है, आई मीन अभी आप QRMP के हिसाब से आप अभी पे कर सकते हो 35% ऑफ दैट टैक्स लाइबिलिटी। आप जब भी टैक्स लाइबिलिटी निकाल रहे हो, या तो आप टैक्स लाइबिलिटी खुद के करंट टर्नओवर के हिसाब से निकाल सकते हो कि हमारा इस महीने में टर्नओवर इतना है, ITC इतना है, तो हमारा इतना लाइबिलिटी आता है, उतना पे कर दो, कैश में जमा कर दो। या तो फिर ध्यान से समझो, यू हैव टू डिपॉजिट एन अमाउंट इक्वल टू एटलीस्ट 35%। ओके, आप स्पेशल प्रोसीजर अडॉप्ट करो और कम से कम 35% आप जमा कर दो। अब इसमें आपको चॉइस है, इसके आपको मैं आगे सर्कुलर वगैरह बताता हूं तो समझ आएगा। इसमें आपको चॉइस है कि या तो आप 35% भर सकते हो, या तो आप खुद के हिसाब से कैलकुलेट करके भर सकते हो। खुद के हिसाब से कैलकुलेट करके 35% से कम भरा तो आपको इंटरेस्ट लग सकता है। ओके, अगर बाद में जाकर के एक्चुअल लायबिलिटी ज्यादा आई तो। लेकिन 35% भर दिया, पिछले क्वार्टर का इस क्वार्टर के पहले महीने में 35% भर दिया और सेकेंड महीने में भी 35% भर दिया, तो आपको कम से कम क्या नहीं लगेगा, आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ओके सर, so the turnover should be less than 5 crore in the previous year and the current year, correct। पिछले साल भी it should be not more than 5 crores and इस साल भी जिस क्वार्टर तक 5 crore के अंदर है तभी तक आप एलिजिबल हो। इस साल अगर 5 crore के ऊपर निकल गया तो उस क्वार्टर के अगले क्वार्टर से आप बाहर हो गए। उस क्वार्टर में तो कर लो, लेकिन अगले क्वार्टर से बाहर हो गए। एंड जहां पर रिटर्न मंथली फर्निश हुआ, मंथली फर्निश कर रहे हैं आप रिटर्न, तो टैक्स लाइबिलिटी पेड बाय डेबिटेड द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर in the return for the last month of the immediately preceding quarter। अब आपने अगर पिछले क्वार्टर का रिटर्न क्वार्टरली फर्निश किया है तो उसका 35% बोला, लेकिन अगर आपने पिछले बार का मंथली फर्निश किया था, समझो आपने अगर पिछले बार का मंथली फर्निश किया था तो आपको फिर उतने मंथ का 100% भरना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स कि आपने पिछले बार का रिटर्न ऑफ व्हाट, रिटर्न ऑफ लास्ट क्वार्टर या तो फिर रिटर्न ऑफ लास्ट मंथ, ऐसा ऐसा है। मंथली है तो 100% आपको अभी पे करना है, पिछले महीने में जो भी कैश लाइबिलिटी थी। क्वार्टरली है तो 35% पे करना है। और नो सच अमाउंट में बी रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। अगर बैलेंस है कैश लेजर या क्रेडिट लेजर में, एडिक्वेट बैलेंस है फॉर द टैक्स लाइबिलिटी फॉर द सेड मंथ, और वेयर देयर इज नील टैक्स लाइबिलिटी। ओके, अगर आपको लगता है कि बैलेंस है अपने पास में सफिशिएंट, तो फिर आपको कुछ डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, तो 35% की भी जरूरत नहीं है for the first month। For the second month of the quarter, where the balance in the electronic cash ledger or credit ledger is adequate for the cumulative tax liability, या तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी ही नील है, या तो जो भी टैक्स लाइबिलिटी है उतने हद तक के कैश लेजर प्लस क्रेडिट लेजर का बैलेंस है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग एवरीबॉडी? लॉ पढ़ रहे अपन लोग, तो इन्होंने क्या बोला है समझ रहे क्या बेटा? बहुत भारी तो नहीं जा रहा है आपको ये क्वार्टर के 3 महीने हैं। आपको पहले महीने में क्या बोला कि पिछले क्वार्टर का जो भी टैक्स लाइबिलिटी है, सपोज 1 लाख है, तो आपको अभी कम से कम 35,000 इंश्योर करना है कि पे हो जाए। जो पिछले बार कैश में पे हुआ था उसका 35%। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कैश बैलेंस है, लेजर में पड़ा है, तो फिर आपको नहीं करना पड़ेगा डिपॉजिट। और समझो 20,000 पड़ा है तो आपको सिर्फ 15,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा। और दूसरा कि अगर आपके पास क्रेडिट ही अवेलेबल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और सेकेंड मंथ की अगर बात करें
तो अगर आपका क्यूमुलेटिव लाइबिलिटी जो बनता है 70%, अगर उतना तो ऑलरेडी कवर हो रहा है क्योंकि कैश बैलेंस से, तो भी करना नहीं पड़ेगा डिपॉजिट। या तो फिर अगर आपको लगता है कि आपने इस बार जो सप्लाई किया वो थोड़ा कम किया है, तो आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी इतनी आने नहीं वाली है, आपके हिसाब से एक्चुअल लाइबिलिटी से 20-20 हजार आने वाली है, तो आप फिर 35% जमा मत करो, 20,000 कर सकते हो। लेकिन बाद में जाके पता चला कि आपने जो जमा किया एक्चुअल लाइबिलिटी से कम था, तो आपको उसमें 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लग जाएगा। ओके, आपको पिछले टैक्स पीरियड का रिटर्न फर्निश करना है, पिछला जो कंप्लीट टैक्स पीरियड है, ओके, पर्सन इन विच पर्सन इज रजिस्टर्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल द लास्ट डे, कंप्लीट टैक्स पीरियड। तो ये स्पेशल प्रोसीजर में वो तभी एलिजिबल रहेगा अगर उसने रिटर्न फर्निश किया है पिछले टैक्स पीरियड का, विच कैन बी अ क्वार्टर और विच कैन बी अ मंथ। रिटर्न ही फर्निश नहीं किया तो फिर इस बार की लाइबिलिटी कैसे असरटेन होगी 35% या 100%। तब देखो, अब यहां पर आपको ये 2-3 इतने जो पेजेस है पूरे पेज नंबर 41 तक, उसमें पूरा सर्कुलर दिया हुआ है। सर्कुलर का काम आपको समझता है क्या होता है, इट इज टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन इजी लैंग्वेज। अब ये सर्कुलर में मैंने सर्कुलर डाउनलोड किया है और मैंने क्या किया, उसमें से जो पॉइंट लॉ के बार बार रिपीट हो रहे थे, जो ऑलरेडी अपने ऊपर पढ़ लिए, वो दो बार यहां पर नहीं लिखा। हाँ, सिर्फ जो एक्सप्लेनेटरी वाली बातें थी, एग्जाम्पल्स थे, वो सब मैंने यहां पर लिखा है। आपको अगर एक्चुअल सर्कुलर का कंटेंट चाहिए तो आप ये सर्कुलर डाउनलोड कर लो, आपको पता है कहां से करते हैं। तो वो पॉइंट्स वहां आपको उसमें पूरे मिल जाएंगे, लेकिन फिर वो सर्कुलर 6 पेज का जा रहा है। ओके, 6 पेज वो उनके फॉन्ट के हिसाब से बड़े, लेकिन बड़े बड़े पेजेस। यहां पर अपना सर्कुलर जो है, इसमें मैंने सिर्फ एडिशनल पॉइंट लिखा क्योंकि रिपीटेशन का कोई मीनिंग नहीं है। अभी तक जो पढ़ा है वो तो आपको समझ चुका है, आई होप। तो देखो अब, eligibility for the scheme, aggregate annual turnover for the preceding financial year shall be calculated in the common portal, taking into account the details furnished in the returns by the taxpayer for the tax periods। अब उसका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर निकालेंगे कैसे, तो उसने जो रिटर्न्स फर्निश किया है पिछले साल उसके हिसाब से निकालेंगे, तो वो स्कीम के लिए एलिजिबल है कि नहीं ऐसा देखा जाएगा। एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन फॉर QRMP, facility to avail the scheme on the common portal would be available throughout the year। एग्जाम्पल, साल भर के लिए फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। जिसको जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लिए लेना है, तो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था 1 मई से 31 जुलाई के बीच में वो ले सकता है, पिछले क्वार्टर के सेकेंड मंथ के फर्स्ट डे से लेकर के इस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के लास्ट डे तक के। ओके, अगर वो 27 जुलाई को ऑप्ट करता है तो भी वो जुलाई टू सितंबर में क्वार्टरली स्कीम में आ जाएगा। ठीक है, अगर वो 27 जुलाई को ऑप्ट करता है तो। लेकिन उसने उसके पहले जो ड्यू डेट थी, देखो उसके पहले जो ड्यू डेट थी जून मंथ की, उसका रिटर्न फर्निश किया रहना चाहिए। ऊपर आपको लिखा था ना, ही शुड हैव फर्निश द रिटर्न फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ विच द रिटर्न वाज ड्यू। तो 22 से 24 जुलाई को जो पिछले क्वार्टर का रिटर्न ड्यू हुआ, वो उसने फर्निश किया रहना चाहिए, तभी वो यहां पर ये ऑप्शन ले सकता है। समझ रहा है क्या आपको? मैंने वो प्रोविजन रिपीट नहीं किया, लेकिन उसका एग्जांपल यहां पर आ गया। द फैसिलिटी टू फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ द स्कीम फॉर अ क्वार्टर will be available from the first day of second month of the preceding quarter। ये अपन ने देख लिया। ओके, ये देखो, ये आपको यहां पर लिखा हुआ है, जो पर्सन सेक्शन 10 के बाहर आ रहे हैं या जो नया नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, वो लोग भी स्कीम में आ सकते हैं फॉर द क्वार्टर फॉर विच द ऑप्टिंग फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। वो लोग जब आ रहे हैं उस डेट को कौन सी फैसिलिटी किस क्वार्टर का ले सकते हैं, वो ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे जो कंपोजिशन स्कीम के बाहर आ रहा है वो, तो 1 फरवरी से 30 अप्रैल के बीच में अगर आप हो, तो आप अप्रैल में जून का अभी से डिसाइड कर सकते हो। मतलब वो अप्रैल में जून क्वार्टर शुरू होने के बाद भी 1 महीने का समय है, ये देखिए आप, है ना, कौन से क्वार्टर के लिए क्या समय है ऑप्ट करने का, ये आपको दिया हुआ है। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट द ऑप्शन टू अवेल द QRMP स्कीम इज GSTIN वाइज एंड देयरफॉर डिस्टिंक्ट पर्संस एज डिफाइंड इन सेक्शन 25 हैव द ऑप्शन टू अवेल QRMP फॉर वन और मोर GSTINs। अब यहां पर कंपोजिशन स्कीम जैसा नहीं है कि एक आएगा तो सब आएंगे, सबको आना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अगर एक GSTIN ने लिया है, आपके एक ब्रांच ने लिया है क्वार्टरली, तो दूसरे ब्रांच में हो सकता है आप मंथली रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम GSTIN कैन ऑप्ट फॉर QRMP एंड रिमेनिंग कैन मे नॉट ऑप्ट फॉर दिस स्कीम, रिमेनिंग में गो फॉर मंथली। समझ रहे हैं आपको? यस सर। अब देखो,
13th डे के बाद में फैसिलिटी फॉर फर्निशिंग IFF फॉर प्रीवियस मंथ वुड नॉट बी अवेलेबल। 13 तारीख के बाद में आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। मतलब बिटवीन 1st to 13th ही आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का डालना पड़ेगा इनवॉइस, नहीं तो फिर गया, नहीं तो फिर उसको आप सीधा आप जब GSTR 1 फाइल करोगे उसमें ले लेना। फैसिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर IFFs, जो हम आपको कंसेप्ट बताया था, so as to allow the details of such supplies to be duly reflected in form GSTR 2A and form GSTR 2B of the concerned recipient। है ना, ये आप लोगों ने खुद ही मुझे रीजन बाद में बोल के बताया। एग्जाम्पल, रजिस्टर्ड पर्सन जिसने स्कीम लिया है वो 2 इनवॉइसेस, उसके 10 इनवॉइसेस में से दिखाना चाहता है फर्स्ट मंथ में, क्योंकि रेसिपिएंट परेशान कर रहे हैं। रेसिपिएंट इंटेंड टू अवेल ITC इन दैट मंथ इटसेल्फ। डिटेल्स ऑफ दिस इनवॉइसेस में बी फर्निश्ड यूजिंग IFF। बाकी के 8 इनवॉइसेस का डिटेल क्वार्टरली GSTR 1 में भर सकता है। 2 invoices furnished in IFF will be reflected in the form GSTR 2B of the concerned recipient of the first month of the quarter, and remaining 8 invoices shall be reflected in the form GSTR 2B of the concerned recipient of the last month of the quarter। है ना, उसको GSTR 2B जब अपने फर्निश किया उसके बाद ही दिखेगा। लेकिन जुलाई महीने के लिए फैसिलिटी 1 अगस्त से 13 अगस्त तक की रहेगी। अगस्त महीने के लिए फैसिलिटी 1 सितंबर से 13 सितंबर तक की रहेगी। IFF की फैसिलिटी मैंडेटरी नहीं है, इट इज ओनली एन ऑप्शनल फैसिलिटी मेड अवेलेबल टू द पर्संस। उसको जितना फर्निश करना है उतना कर सकता है, और उसको लगता है कि नहीं IFF यूज ही नहीं करना है तो वो पूरा डिटेल फॉर्म GSTR 1 में बता सकता है। संस्कार 13 तारीख के बाद वो IFF का यूज नहीं कर सकता है, मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल, सॉरी अप्रैल छोड़ दो, अप्रैल मंथ का जो इनवॉइसेस अगर वो डालना चाहता है तो 1 मई से लेकर के 13 मई तक के ही वो फर्निश कर सकता है। ठीक है, 1 सितंबर से 13 सितंबर के लिए जुलाई का भी कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि जुलाई का उसने पहले नहीं किया था, 1 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में नहीं किया, तो अब वो यहां पर कर सकता है। 1 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में वो विंडो खुलेगी। ठीक है सर, जुलाई मंथ का अगर 13 अगस्त तक नहीं किया तो हाँ ठीक है। मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स, अब जो मंथली पेमेंट की बात हुई थी वो मंथली पेमेंट आप 2 ऑप्शन में कर सकते हो। एक ऑप्शन क्या है, फिक्स सम मेथड। फिक्स सम मेथड में क्या करना है, पिछले क्वार्टर में उसने जो टोटल उसकी कैश लाइबिलिटी थी, ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूं, पिछले क्वार्टर में जो उसकी कैश लाइबिलिटी थी, कैश पेड, टैक्स पेड इन कैश इन द लास्ट मंथ, ओके 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर अगर क्वार्टरली फर्निश किया तो, या तो 100% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश अगर मंथली फर्निश किया तो पिछले बार का। तो अगर उसने पहले अगर क्वार्टरली फर्निश किया है मान लो, तो अभी आपको जैसे उसने CGST 100 किया तो आप अब उसको फर्स्ट मंथ में और सेकेंड मंथ में अप्रैल एंड मई में कितना कितना करोगे, 35 रुपए आप इतना पे कर दोगे। IGST 500 है तो IGST 175 कर दोगे पे। दिस इज फिक्स सम मेथड, आप उतना पे कर दो। आपकी लाइबिलिटी इतनी नहीं है, आपकी लाइबिलिटी तो रिटर्न फाइल करोगे तब पता चलेगी, लेकिन अभी पेमेंट के फॉर्मेलिटी आपकी पूरी हो जाती है। और अगर पिछले बार उसने मंथली फाइल किया था मार्च का, क्वार्टरली नहीं था पिछली बार उसका ऑप्शन, तो जितना उसने मार्च में पे किया था उतना आप अप्रैल और मई में उतना उतना पे कर दो। और दूसरा मेथड क्या है पे करने का, सेल्फ असेसमेंट मेथड, कि आप खुद ही अपना टैक्स कैलकुलेट करो, ओके, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई को ध्यान में रखते हुए, ITC को ध्यान में रखते हुए, और आप वो टैक्स को PMT 06 के हिसाब से पे कर दो। जैसे आपको याद होगा तो मैंने आपको जब डेमो दिखाया था पेमेंट का, तो मैंने कैलकुलेट करके सेल्फ असेसमेंट मेथड के हिसाब से भर दिया था, क्योंकि मैंने देखा कि 35% के हिसाब से तो ज्यादा आ रहा है, तो मैं क्यों भरूं उसके हिसाब से। मैंने क्या किया, सेल्फ असेसमेंट मेथड के हिसाब से कर दिया। In order to facilitate ascertainment of the ITC available for the month, an auto-drafted ITC statement will be available in GSTR 2B. GSTR 2B में उसको ITC की statement मिल जाएगी। तो basically GSTR 2A will contain all the details of inward supply invoice wise, and GSTR 2B will contain details of ITC. Okay, 2A और 2B एकदम इंटरलिंक्ड है, ऐसा कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। 2B में सिर्फ ITC का अमाउंट दिख जाता है। Said registered person is free to avail either of the two payment method in any of the 2 months of the quarter. It is clarified that the balance in the electronic cash ledger or credit ledger अगर adequate है या तो फिर nil liability है,
तो उसको टैक्स डिपॉजिट नहीं किया तो चलेगा, देखो बार बार लिखा हुआ है। सिमिलरली सेकेंड मंथ में अगर क्यूमुलेटिव लाइबिलिटी के कंपैरिजन में बैलेंस एडिक्वेट है, पहला और दूसरे महीने का मिला के जो लाइबिलिटी आ रही है, या तो फिर टैक्स लाइबिलिटी नील है तो भी डिपॉजिट नहीं किया तो चलेगा। डिपॉजिट कैनॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस टिल द फाइलिंग ऑफ रिटर्न। वो डिपॉजिट का वो रिफंड भी नहीं मांग सकता है और उसको और कोई पुराने रिटर्न के अगेंस्ट में भी यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, वो डिपॉजिट इसके अगेंस्ट में क्या तो वो लॉक हो जाएगा, इसी क्वार्टर के रिटर्न में आगे वो यूज कर पाएगा। ओके, और जितना यूज हो गया उतना फिर क्रेडिट बैलेंस में से डेबिट हो जाएगा और उसकी रिटर्न की लायबिलिटी कम हो जाएगी। फिर GSTR 3B, अमाउंट डिपॉजिटेड शैल बी यूज्ड डेबिटेड solely for the purpose of offsetting the liability in that quarter's GSTR 3B. However, any amount left after filing of the GSTR 3B, then it can be claimed as refund or may be used for any other purpose in subsequent quarter. आगे उसको यूज कर सकता है। फिर कभी मान लो उसने पहले 1-2 महीने में बहुत जज्बाती होकर ज्यादा भर दिया और GSTR 3B के वक्त उसने देखा कि अरे बहुत भर दिया अपन ने तो टैक्स कैश में, तो ज्यादा कैश बैलेंस पड़ा रहेगा और बाद में सब्सिक्वेंट क्वार्टर में वो उसको यूज कर सकता है, तो आगे उसको थोड़ा कम भरेगा तो चलेगा क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है। आ रहे समझ में? इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर उसका कैंसिलेशन हो जाता है रजिस्ट्रेशन का पहले 2 महीने के बीच में, तो भी उसको GSTR 3B तो उस क्वार्टर का भरना पड़ता है, क्योंकि रिटर्न तो भरना पड़ेगा ना, ये तो सिर्फ पेमेंट हुआ था। अब इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी, अब आई डोंट नो ये सब आपके कोर्स में कितना डिटेल में है, बिकॉज ICAI ने तो अभी तक इस पे कुछ भी मटेरियल नहीं लाया है। मैंने तो पूरा का पूरा ले लिया है बिकॉज आई थिंक कि दिस शुड बी देयर, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। अगर आप फिक्स सम मेथड के हिसाब से कर रहे हो तो फिर नो इंटरेस्ट, जस्ट अंडरलाइन दिस। अगर आप फिक्स सम मेथड के हिसाब से कर रहे हो तो नो इंटरेस्ट विल बी पेएबल। अगर आपने पहले 2 महीने में बराबर 35% के हिसाब से किया है तो ओके, पहले 2 महीने में आपने नेट टैक्स लायबिलिटी से कम भी पे किया तो भी नो इंटरेस्ट विल बी पेएबल, क्योंकि आपने 35% या 100% ऑफ द मंथ के हिसाब से कर दिया था। ओके, लेकिन पेमेंट आपको ड्यू डेट तक के करना पड़ेगा। ये जो पेमेंट कैलकुलेटेड है ये आपने, ये ड्यू डेट थी, ड्यू डेट क्या थी मंथली लायबिलिटी की? 25 तारीख थी। 25 के बाद में किया, सपोज 27 तारीख को किया, 2 दिन बाद, तो वो 2 दिन का आपको इंटरेस्ट लग जाएगा, है ना? या आपने अगर 20 दिन डिले किया वहां से तो आपको उतना इंटरेस्ट लग जाएगा। फिर PMT 06 के ड्यू डेट के बाद में जितने दिन होते हैं एट द एप्लीकेबल रेट, मतलब एट द रेट ऑफ 18%। फर्दर आपने GSTR 3B में जितना डिले किया उसके हिसाब से भी आपको इंटरेस्ट लग जाएगा, जो नेट टैक्स लायबिलिटी है। आपको याद होगा इंटरेस्ट हमने पढ़ा था सेक्शन 50 में कि इंटरेस्ट सिर्फ नेट टैक्स लायबिलिटी पे लगता है, नेट ऑफ ITC, मतलब जो कैश में पे करना है उस पे, है ना? तो GSTR 3B के डिले पे भी इंटरेस्ट लगता है और GSTR PMT 06 के डिले पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो GSTR 3B का जो ड्यू डेट रहता है 22 तारीख या 24 तारीख, उसके बाद जितने दिनों का डिले किया उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है बहुत इंटरेस्टिंग। पर्सन ने पिछले क्वार्टर में 100 रुपए भरा था कैश में, अभी फिक्स सम मेथड के हिसाब से उसने 35 रुपए भर दिया है 25 फरवरी 25 मार्च को, जनवरी फरवरी का लायबिलिटी। लेकिन बाद में पता चला कि उसकी लायबिलिटी 40 रुपए और 42 रुपए थी, ज्यादा थी। उसे तो 35 भरा है, तो उसने 5 रुपए और 7 रुपए कम भरा है, बराबर है उस समय। लेकिन नो इंटरेस्ट वुड बी पेएबल एट दैट टाइम, वो 5 रुपए और 7 रुपए उसको पे नहीं करना पड़ेगा। यही तो उन्होंने फैसिलिटी दिया है, यही तो उन्होंने ऑप्शन में बेनिफिट दिया है कि आपको ये 2 महीने में आप 35% के फॉर्मूला के हिसाब से कर दो, लेकिन क्वार्टर के बाद में आप उसको ठीक कर लेना, प्रोवाइडेड उन्होंने वो लायबिलिटी जो 5 रुपए और 7 रुपए कम था वो GSTR 3B भरते वक्त उन्होंने पे कर दिया है ना? जब क्वार्टरली रिटर्न भर रहे तब तो पूरा कैलकुलेट हो ही जाएगा एक्चुअल लायबिलिटी कितनी है, तो तब उन्होंने वो शॉर्टफॉल पे कर देना चाहिए। और दूसरा एग्जाम्पल, अगर ये पर्सन ने 35 रुपीज भरा है वैसे ही, लेकिन बाद में उसका पता चला कि टोटल लायबिलिटी फॉर द क्वार्टर वाज 125, बट उसका रिटर्न 30 अप्रैल को फाइल हो रहा है, उसका रिटर्न 30 अप्रैल को फाइल हो रहा है। मान लो उसका रिटर्न का ड्यू डेट था 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल से 30 अप्रैल जो 8 दिन का समय होता है उस पर उसको इंटरेस्ट लग जाएगा। कितने रुपए पे? उसकी जो टोटल लायबिलिटी है 100 रुपए, सॉरी 125 रुपए के टोटल लायबिलिटी, उसमें से जितना अमाउंट अभी तक डिपॉजिट हो गया वो हटा दो,
125 माइनस 70, 55 रुपए पे उसको इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, ये 155 रुपीज फॉर 8 डेज ऐसा। आई होप आपको समझ रहा है। मतलब GSTR 3B जो है क्वार्टरली रिटर्न, उसको भी समय से डिपॉजिट करना पड़ेगा, समय से फाइल करना पड़ेगा। देन जो सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से कर रहा है, उसने मान लो 35% का फॉर्मूला चूज नहीं किया, उसने सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से 30 रुपीज पे किया है और बाद में उसकी लाइबिलिटी 40 आती है, तो उसको वो 10 रुपीज पे भी इंटरेस्ट लगेगा। जितना अनपेड पड़ा है जितने समय के लिए, उसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट लगते रहेगा। ओके, जो सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से कर रहा है उसको। तो इसीलिए आपको अगर इंटरेस्ट से बचना है पहले 2 महीने में, तो आप 35% के फॉर्मूले से कर दो। या तो आप अगर एकदम श्योर हो कि आपकी लाइबिलिटी कितनी आएगी वो 2 महीनों की, तो आप उसके हिसाब से करो। यू शुड बी श्योर। ओके, आपके पास में पूरा डेटा रहना चाहिए। इंटरेस्ट इफ एनी शैल बी पेड थ्रू द फॉर्म GSTR 3B। लेट फी इज एप्लीकेबल फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न और डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, है ना। GSTR 3B या तो फिर GSTR 1, उसमें लेट फी लगता है। ये स्कीम के हिसाब से रिक्वायरमेंट टू फर्निश द रिटर्न इज क्वार्टरली, तो लेट फी वुड बी एप्लीकेबल फॉर द डिले इन फर्निशिंग ऑफ द क्वार्टरली रिटर्न और GSTR 1। तो लेट फी फिर क्वार्टरली बेसिस पे लगेगा। नो लेट फी इज एप्लीकेबल फॉर द डिले पेमेंट इन टैक्स इन द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर। जो 25 तारीख तक PMT 06 के साथ आपको पेमेंट टैक्स का करना था, उसमें लेट फी नहीं लगता है, उसमें इंटरेस्ट जरूर लगता है बट लेट फी नहीं लगता है। ठीक है, तो आई होप ये जो लास्ट का जो पार्ट था, ये जो 6-7 पेजेस थे सर्कुलर के, ये आपको काफी इजी लगे, क्योंकि लैंग्वेज सर्कुलर में इजी लैंग्वेज रहती है इस वाले पार्ट के लिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द GST QRMP स्कीम, जो कि न्यू स्कीम है, जनवरी से आई है। अब जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं, ओके, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, वो लोग ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो गए थे, फिर उनको चॉइस थी बाहर आना है तो आ सकते हैं। ओके, उसी पीरियड में जो आपको यहाँ पर पीरियड दिख रहा था, इसी पीरियड में हम लोग बाहर भी निकल सकते हैं अगले बार के लिए। ओके, अगर हम लोग आ गए तो हम लोग अगले बार के लिए बाहर भी, पर्सन कैन ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम इन दिस पीरियड, ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट। बोलिए, समझा आपको ये सब चीजें एवरीबॉडी? QRMP और ये सब, सो ये पूरे अमेंडमेंट्स जो है आपके ये कंप्लीट हो गए हैं।